जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एमडी कैट प्रेपरेशंस 2025। मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर नासिर अली और आज हम यूनिट नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इनहेरिटेंस। और बायोलॉजी की वो ब्रांच जो इस कॉन्सेप्ट को डील करती है उसको हम कहते हैं जेनेटिक्स। तो इस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट हम इनहेरिटेंस के बारे में, इस चैप्टर के अंदर हम स्टूडेंट जेनेटिक्स के बारे में जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। जैसा कि नाम से ही स्टूडेंट जाहिर हो रहा है जेनेटिक्स, तो जेनेटिक्स जो है ये लफ्ज जीन से जो है वो लिया गया है। ठीक है, तो जेनेटिक्स जो है इसमें इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। जेनेटिक्स में हम क्या करते हैं, जीन को जो है वो स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट देख लेते हैं कि जी ये जीन जो है वो क्या होता है। तो जीन जो है इट इज बेसिकली, अगर हम सिंपली इसको डिफाइन करें तो जीन जो है ये क्या है, बेसिकली अ सेगमेंट ऑफ, ठीक है, या आप कह सकते हैं अ पीस ऑफ डीएनए। ठीक है, ये डीएनए का वो सेगमेंट होता है, डीएनए का वो छोटा सा टुकड़ा होता है डेट, जिसके पास क्या होता है, डेट कंटेन्स, जिसके पास क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है, डेट कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग अ, फॉर मेकिंग अ स्पेसिफिक प्रोटीन या पार्टिकुलर प्रोटीन भी आप टर्म यूज कर सकते हैं। तो डीएनए का वो हिस्सा जिसके पास एक खास प्रोटीन को बनाने के लिए इंफॉर्मेशन मौजूद हो, उसको स्टूडेंट हम क्या नाम देते हैं, डेट इज नोन एज जीन। अब जीन के बाद स्टूडेंट यहीं पर एक और टर्म यूज होती है, डेट इज नोन एज अलील। अब जीन और अलील में क्या फर्क है, तो बेसिकली स्टूडेंट जो जीन होता है वो बहुत सारे अलील्स पर मुश्तमिल होता है। तो नॉर्मली एक जीन दो अलील्स पर जो है वो मुश्तमिल होता है। तो अलील्स क्या होंगे, डेट आर नोन एज पार्टनर्स ऑफ आ, ठीक है, पार्टनर्स ऑफ आ जीन। तो एक जीन में आमतौर पे दो पार्टनर्स होते हैं जिनको हम अलील्स कहते हैं, या इसके लिए हम एक और टर्म यूज कर सकते हैं, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन। ठीक है, कि एक जीन की जो अल्टरनेट फॉर्म्स होती हैं उसको भी हम अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन, ये टर्म भी हम जो है वो स्टूडेंट यूज कर सकते हैं। अच्छा, जीन के बारे में एक और चीज कही जाती है कि जो जीन है, यहाँ पर एक और चीज स्टूडेंट याद रखिएगा, जीन के बारे में एक और चीज कही जाती है कि जीन जो है ये क्या है, बेसिकली ये एक यूनिट है, यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। ठीक है, कि एक ऐसा यूनिट है जिसके पास क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाने की इंफॉर्मेशन होती है। जैसा कि अभी हमने डेफिनेशन में भी वर्ड यूज किया कि जीन बेसिकली डीएनए का वो हिस्सा होता है जिसके पास प्रोटीन्स को बनाने की इंफॉर्मेशन होती है। और याद कीजिएगा स्टूडेंट, ये जो प्रोटीन्स हैं, तो अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाता हूं तो देखिए जीन जो है, जीन क्या करेगा, जीन हमारी बॉडी के अंदर क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा। क्योंकि हमने पढ़ा जीन के पास क्या होती है, प्रोटीन को बनाने की इंफॉर्मेशन होती है। और ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन क्या करती हैं स्टूडेंट, ये हमारी बॉडी के अंदर जो है वो करेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करती हैं, जिनको हम ट्रेड्स का नाम जो है वो इस चैप्टर के अंदर हम ट्रेड्स की टर्म उनके लिए जो है वो यूज करेंगे। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी ट्रेड्स होते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी करेक्टर्स होते हैं, उनको डील कौन कर रहा होता है, उनको डील कर रही होती है प्रोटीन्स। और प्रोटीन्स को हमारी बॉडी के अंदर कौन बना रहा होता है, प्रोटीन्स को स्टूडेंट हमारी बॉडी के अंदर बना रहे होते हैं। अल्टीमेटली इनको बनाने की इंफॉर्मेशन कहां पर होती है, जीन्स के पास होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि जीन जो है ये क्या है, ये यूनिट है किसका, बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन का। ठीक है, और अलील उसके क्या हैं, दो पार्टनर्स हैं। फिर यहीं पर स्टूडेंट हम एक और टर्म भी यूज करते हैं जिसको हम स्टूडेंट कहते हैं लोकस। ठीक है, सिंगुलर लोकस होगा और प्लूरल जो टर्म होगी डेट विल बी नोन एज लोसाई। ठीक है, अब लोकस या लोसाई जो है ये क्या है, तो ये कहते हैं, देखिए सवाल ये है, यहाँ पर एक सवाल ये भी पैदा होता है कि जीन हमारी बॉडी में कहाँ पर होते हैं। तो जीन स्टूडेंट हमारी बॉडी में होते हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर। तो क्रोमोसोम में वो जगह, द प्लेस, या आप कह लें द पोजिशन ऑफ अ जीन ऑन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में वो क्रोमोसोम पर वो जगह जहां पर जीन मौजूद होता है उसको हम स्टूडेंट क्या नाम देते हैं, लोकस का नाम देते हैं। लेट्स से जी हम बात कर रहे हैं, लेट्स से अगर हम अपनी बात करते हैं तो हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में होमोलोगस क्रोमोसोम्स एग्जिस्ट करते हैं। तो लेट्स से यहाँ पर मैं एक होमोलोगस क्रोमोसोम बना रहा हूँ, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का एक पेयर जो है वो बना रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड अ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है। अब जीन का एक जो पार्टनर होगा वो क्या करेगा, जिसको हमने अलील का नाम दिया था, वो एक
क्रोमोसोम पर मौजूद होगा, जबकि लेट से इसका जो दूसरा पार्टनर है वो दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम पर मौजूद होगा। एक और जीन की एग्जांपल ले लेते हैं। लेट से हमारे पास एक जीन है बी, उसका एक पार्टनर एक होमोलोगस क्रोमोसोम पर होगा, जबकि दूसरा पार्टनर जो होगा वो दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम पर होगा। तो हम कहेंगे कि ये वो जगह है, दिस प्लेस, ये वो पोजीशन है जहां पर जीन ए जो है वो मौजूद है। हम कहेंगे कि ये वो पोजीशन है जहां पर इस क्रोमोसोम में, इस होमोलोगस पेयर में, ये वो जगह है जहां पर जीन बी जो है वो मौजूद है। तो ये हमारे पास क्या है, ये जीन ए का हमारे पास लोकस है, और ये हमारे पास स्टूडेंट क्या है, ये हमारे पास जीन बी का लोकस है। तो यहां से आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है कि एक क्रोमोसोम में वो जगह जहां पर क्रोमोसोम पर जीन, जब क्रोमोसोम पर वो जगह जहां पर जीन एग्जिस्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं, लोकस का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट आपको ये तो आइडिया हो गया होगा कि जो जीन होते हैं, जीन कहां पर पाए जाते हैं, ये स्टूडेंट पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर। ठीक है, एग्जैक्ट टर्म यूज की जाए तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर जो है वो पाए जाते हैं। और जिस जगह पर ये पाए जाते हैं उस जगह को हम क्या नाम देते हैं, उस जगह को हम लोकस का नाम देते हैं। अब जैसा कि हमने कहा कि जीन जो है वो अलील्स पर मुश्तमिल होता है, तो स्टूडेंट याद रखिएगा अलील्स जो है ना वो दो टाइप के होते हैं हमारे पास। एक होता है हमारे पास डोमिनेंट अलील। ठीक है, अलील की दो टाइप होती हैं। एक होता है हमारे पास डोमिनेंट अलील, और याद कीजिएगा जो डोमिनेंट अलील्स होते हैं दे आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स, उनको हमेशा कैपिटल लेटर से जो है वो शो किया जाता है। जैसे कि इस एग्जांपल्स के अंदर मैंने जीन ए और बी को, उसमें एक अलील मैंने डोमिनेंट यूज किया है समझाने के लिए, और दूसरा जो अलील मैंने यूज किया है वो मैंने रिसेसिव जो है वो अलील यूज किया है। और याद कीजिएगा जो रिसेसिव अलील्स होते हैं दे आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्मॉल लेटर, हम उनको हमेशा स्मॉल लेटर से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो आमतौर पर डोमिनेंट, अब डेफिनेशन के एतबार से देखा जाए तो डोमिनेंट अलील कहते हैं वो अलील, ठीक है, वो अलील दैट एक्सप्रेस इट्स फिनोटाइप। ठीक है, या अपना ट्रेट, आगे फिनोटाइप भी हम पढ़ेंगे। वो अलील जो अपनी फिनोटाइप शो कर दे उसको हम कहते हैं डोमिनेंट अलील, और जिसकी छुप जाए उसको हम कहते हैं रिसेसिव अलील। हुज फिनोटाइप इज मास्क्ड, मास्क्ड का मतलब होता है छुप जाती है, मास्क्ड बाय डोमिनेंट अलील। तो वो अलील जिसकी फिनोटाइप डोमिनेंट अलील की वजह से छुप जाए, ठीक है, क्योंकि डोमिनेंट अलील तो अपनी फिनोटाइप को एक्सप्रेस कर देगा, लेकिन इसकी वजह से जो दूसरा अलील होगा वो अपनी फिनोटाइप जो है वो छुपा जाएगा, उसको हम कहेंगे स्टूडेंट रिसेसिव अलील। अब जीनोटाइप भी हमारे पास स्टूडेंट दो टाइप की होती है, जैसा कि हमने कहा कि एक जीन जो है वो दो अलील्स पर मुश्तमिल होता है। तो स्टूडेंट हमारे पास ना कुछ कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। जैसे मैंने जीन ए की बात की, तो जीन ए हमारे पास इस फॉर्म में भी हो सकता है, जीन ए हमारे पास इस फॉर्म में भी हो सकता है जो मैंने एग्जांपल्स में यूज किया है, और जीन ए जो है वो हमारे पास इस फॉर्म में भी हो सकता है। तो ये जो हमारे पास स्टूडेंट ये जो कम्बिनेशन बना है ना अलील्स का, ये जो कम्बिनेशन होता है इसको स्टूडेंट हम कहते हैं, दिस इज नोन एज, इसको हम कहते हैं स्टूडेंट जीनोटाइप। इसको हम क्या कहते हैं, ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, इनके बारे में स्टूडेंट आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, एक आध एमसीक्यूज यहाँ से भी वो पूछ सकता है। तो जीनोटाइप क्या होती है, अगर सिंपल डेफिनेशन हम बनाते हैं तो जीनोटाइप है कॉम्बिनेशन ऑफ अलील्स। एक जीन जो कि हमेशा दो अलील्स पर मुश्तमिल होता है, अब उसमें दोनों अलील्स डोमिनेंट भी हो सकते हैं, दोनों अलील रिसेसिव भी हो सकते हैं, एक अलील डोमिनेंट एक अलील रिसेसिव भी हो सकता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है अलील्स का, कॉम्बिनेशन ऑफ अलील्स इन अ जीन, ठीक है, यहाँ पे इसको जेनेटिक मेकअप ऑफ अ जीन भी कह सकते हैं। मैंने थोड़े सिंपल टर्म्स यूज किए हैं समझाने के लिए। तो जीन में अलील्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम कहते हैं स्टूडेंट जीनोटाइप। अब आप यहाँ पे गौर करें तो मैंने यहाँ पर तीन जीनोटाइप्स जो है वो बनाई हुई है। अब इन तीन जीनोटाइप्स में हमारे पास अगर स्टूडेंट आप देखें, जो पहली वाली जीनोटाइप है और जो दूसरी वाली जीनोटाइप है, इस जीनोटाइप में जो अलील्स का कॉम्बिनेशन दिखाया गया है, अलील्स आप देखें दोनों के दोनों क्या है, सेम है। तो ऐसी जीनोटाइप जिसमें अलील्स का जो कॉम्बिनेशन है वो सेम हो, उसको हम क्या नाम देंगे, डेट इज नोन एज होमोजाइगस जीनोटाइप। जबकि इस वाली जीनोटाइप को अगर आप देखें तो इसमें क्या है, दोनों अलील्स डिफरेंट हैं। तो ऐसी जीनोटाइप जिसमें अलील्स डिफरेंट हो, एक डोमिनेंट हो दूसरा रिसेसिव हो, उसको स्टूडेंट हम क्या नाम देते हैं, डेट विल बी नोन एज हेट्रोजाइगस जीनोटाइप। अब ये तो स्टूडेंट हो गई जीनोटाइप के बारे में। अब फिर एक और टर्म यूज हम करते हैं स्टूडेंट जिसको हम कहते हैं फिनोटाइप। अब ये फिनोटाइप क्या है, तो देखिए स्टूडेंट जीनोटाइप जो है ना ये क्या करेगी, ये बॉडी में अपने आप को जाहिर करेगी इन फॉर्म ऑफ ट्रेट। तो
अपेरेंस, अब जाहिर सी बात है जीनोटाइप अपने आप को बॉडी में जाहिर तो करेगी किसी ना किसी ट्रेट की शक्ल में। तो वो जो ट्रेट बॉडी के अंदर अपेयर होगा, फिजिकल अपेयरेंस ऑफ अ ट्रेट, तो बॉडी में जो ट्रेट हमें दिखाई देगा उसको हम क्या कहेंगे, फिनोटाइप का नाम देंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो फिनोटाइप है वो हमेशा किस पे डिपेंड कर रही होगी, वो जीनोटाइप के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रही होगी। तो ये कुछ टेक्निकल टर्म्स थी जो कि स्टूडेंट आपको जो है वो पता होनी चाहिए। फिर इसके अलावा एक एक आध टर्म और भी डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास एक टर्म होती है जीन पूल। ठीक है, एक टर्म हम यूज करते हैं स्टूडेंट, इसको हम क्या कहते हैं, जीन पूल। अब जीन पूल क्या होती है, और एक और टर्म हम यूज करते हैं जीनोम। पहले हम जीनोम की तरफ आते हैं कि ये जीनोम जो है ये क्या है। तो जीनोम जो है ना स्टूडेंट, जीनोम कहते हैं टोटल नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन ए, टोटल नंबर ऑफ जीन्स इन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म में जो टोटल नंबर ऑफ जीन्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। और यही अगर पॉपुलेशन में हो जाए तो उसको हम कहेंगे जीन पूल। ठीक है, नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ जीन्स इन अ पॉपुलेशन, उसको हम क्या नाम दे देंगे, डेट विल बी नोन एज जीन पूल। अब स्टूडेंट यहां से मुझे कुछ टर्म्स याद आ रही हैं पॉपुलेशन से। हमारे पास जो है ना स्टूडेंट, जेनेटिक्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास जेनेटिक्स की कई वेरिएंट्स हैं। जैसे हमारे पास जेनेटिक्स की एक टाइप है जिसको हम कहते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स, पॉपुलेशन जेनेटिक्स। फिर इसी तरह इसका ताल्लुक जो है वो ज्यादातर एवोल्यूशन से होता है। फिर इसी तरह हमारे पास एक और टाइप है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। फिर इसी तरह हमारे पास स्टूडेंट एक टाइप है दैट इज क्लासिकल जेनेटिक्स, क्लासिकल जेनेटिक्स। तो जैसा कि स्टूडेंट हमने इस चैप्टर में मेंडल के बारे में जो है वो पढ़ना है, जो कि आप सब जानते हैं। तो मेंडल ने जो है क्लासिकल जेनेटिक्स की जो है वो बुनियाद रखी थी। मेंडल जो था, लेड फाउंडेशन ऑफ, मेंडल ने कौन सी जेनेटिक्स की बुनियाद रखी, मेंडल लेड फाउंडेशन ऑफ क्लासिकल जेनेटिक्स। मेंडल ने क्लासिकल जेनेटिक्स की जो है वो बुनियाद रखी थी। ठीक है, क्लासिकल जेनेटिक्स आमतौर पे कहते हैं वो जेनेटिक्स जिसमें क्या किया जा रहा होता है, दैट बेस्ड ऑन फिनोटाइप्स ओनली। ठीक है, जो कि सिर्फ किस पे बेस कर रही होती है, फिनोटाइप्स पर बेस कर रही होती है। मतलब बॉडी के अंदर जो ट्रेट नजर आ रहा होता है उस पर डिपेंड कर रही होती है। यहाँ पे स्टूडेंट मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूं कि जो मेंडल था, जिसके बारे में आगे चल के हमने पढ़ना है, मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे, मेंडल उस दौरान जो है, ना तो मेंडल जो है जीन के बारे में जानता था, बल्कि जीन के लिए उसने टर्म यूज की थी एलिमेंटन, एलिमेंटन टर्म यूज की थी जिसको आज हम जीन कहते हैं। और अलील के लिए जो है उसने टर्म यूज की थी फैक्टर्स की। ठीक है, फैक्टर्स की टर्म यूज की थी। मतलब जिस वक्त मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए थे, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से रिलेटेड, उस वक्त ना तो वो जीन के बारे में जानता था ना वो अलील के बारे में जानता था। लिहाजा उसके जितने भी एक्सपेरिमेंट्स थे जो आगे चल के हम देखेंगे स्टूडेंट, वो डिपेंड कर रहे थे सारे किसके ऊपर, वो किसके ऊपर बेस कर रहे थे, फिनोटाइप्स की बिना पर। उसने जितने भी अपने लॉज इनहेरिट किए वो सारे के सारे फिनोटाइप्स की बिना पर ही जो है वो किए थे। ठीक है, अच्छा, यहां पर अब एक और चीज भी याद रखिएगा कि मेंडल जो है इसको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स जो थे वो कौन थे, वो हमारे पास थे मेंडल। यहां पर आप इसको फादर ऑफ क्लासिकल जेनेटिक्स भी जो है वो कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप इसको फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी जो है वो स्टूडेंट आप कह सकते हैं। तो ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो कि आपने याद रखनी है। अब हम स्टूडेंट आ जाते हैं मेंडल की तरफ और देखते हैं कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स का आगाज जो है वो किस तरीके से जो है वो किया। जी, तो स्टूडेंट मेंडल की अगर हम बात करें तो मेंडल जो थे इनका पूरा नाम था, पूरा नाम है इनका जी ग्रीगर, ग्रीगर जोहान, ग्रीगर जोहान मेंडल। अब ग्रीगर जोहान मेंडल जो थे ये कब पैदा हुए थे, ग्रीगर जोहान मेंडल जो थे ये पैदा हुए थे 1822 में जो है ये पैदा हुए, 1822 में पैदा हुए, और 1884 में जो है इनकी डेथ हो गई थी। अच्छा, अब 1822 में अगर एग्जैक्ट हम इनके बारे में देखें तो 22 जुलाई जो है, अगर हम इसको लहदा लहदा देख लेते हैं, 22 जुलाई 1822 को, ठीक है, 22 जुलाई 1822 को जैक रिपब्लिक के अंदर जो है इनकी ये जो है ये पैदा हुए थे।
ठीक है, जैक रिपब्लिक में जो है वो पैदा हुए। अच्छा, 1856 में, 1856 में इन्होंने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट्स का आगाज किया। और 1856 से लेकर 1863 तक इन्होंने जो है वो एक्सपेरिमेंट्स जो है वो परफॉर्म किए। ठीक है, तो अपने जो एक्सपेरिमेंट्स थे, ग्रीगर जोहान मेंडल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट्स का आगाज था वो कब किया था, वो किया था 1856 में। और कब तक किया, 1863 में। और एक अंदाजे के मुताबिक मेंडल ने तकरीबन 28,000 पी प्लांट्स पर जो है वो काम किया था। अब आगे चल के हम ये भी पढ़ेंगे कि आखिर मेंडल ने पी प्लांट को ही जो है वो क्यों सिलेक्ट किया। पी प्लांट जिसका साइंटिफिक नेम जो है वो आपने स्टूडेंट याद रखना है, डेट इज नोन एज पाइसम सेटिवम। ठीक है, पाइसम सेटिवम ये आपके साइंटिफिक नेम है पी प्लांट का, जो कि आपने याद रखना है। अच्छा, मेंडल ने जो है वो इसके अलावा 1866 में, 1866 में इसने क्या किया था, एक पेपर पब्लिश किया था। उस पेपर का नाम था जी, दैट इज एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। तो 1866 में प्लांट की हाइब्रिडाइजेशन पर जो है कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, इस पे पेपर पब्लिश किया था 1866 में। ठीक है, अलबत्ता इसके काम को जो है रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। मेंडल ने जो है वो लॉज भी इनहेरिटेंस के जो है वो डेवलप किए, डेवलप लॉज ऑफ इनहेरिटेंस भी डेवलप की, लेकिन इसके काम को जो है वो ज्यादा पहचाना नहीं गया। आखिर इसकी मौत के तकरीबन 16 साल बाद 1900 में इसके काम को जो है वो क्या किया गया, रीडिस्कवर किया गया। और ये रीडिस्कवर्ड किसने किया था, बाय लॉट ऑफ साइंटिस्ट। बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके काम को जो है वो रीडिस्कवर किया, जिसमें अगर देखा जाए तो इसमें मेन जो साइंटिस्ट थे उसमें थे हुगो डिवरीज थे। ठीक है, अब ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल के काम को रीडिस्कवर किया था। तो उसमें डिवरीज थे, फिर इसके अलावा जो है डी कॉरन्स थे। ठीक है, डी कॉरन्स थे और टेसर मच थे। ठीक है, और कौन थे हमारे पास, टेसर मार्क। तो ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल के काम को क्या किया था, रीडिस्कवर किया था। और मेंडल की जो डेथ थी वो हमने पढ़ी कि वो कब हुई थी, 1884 में। एग्जैक्ट अगर डेट अगर आपको मेंशन की जाए तो ये है 6 जनवरी, 6 जनवरी 1884 में जो है उसकी डेथ हुई थी ब्रनन के अंदर। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अब हमने बात करनी है मेंडल के लॉस के बारे में। देखिए, हमने कहा मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट को, पाइसम सेटिवम को जो है वो सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने की जो है ना स्टूडेंट कुछ वजूहात थी। अगर हम उन वजूहात को थोड़ा थोड़ा डिस्कस करें तो सबसे पहली जो मेन चीज थी कि जो पीस थे दे आर इजी टू कल्टीवेट इन हिज गार्डन। ठीक है, इनको कल्टीवेट करना जो है वो बहुत ज्यादा आसान था। नंबर टू, जो पी है इनका जो लाइफ साइकिल है वो बहुत शॉर्ट होता है, शॉर्ट, दे हैव शॉर्ट लाइफ साइकिल। नंबर थ्री जो खास बात थी जो आगे चल के हमने एक्सपेरिमेंट में भी यूज करनी, वो थी सेल्फ पॉलिनेशन। कि क्रॉस पॉलिनेशन के साथ साथ सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी जो है वो करवाई जा सकती थी। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन भी करवाई जा सकती थी, फिर इनकी क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी, क्रॉस पॉलिनेशन भी जो है वो करवाई जा सकती थी। और इसके अलावा जो है बहुत ही खास बात कि जो पी प्लांट थे दे हैव कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स, इनके अंदर जो है वो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स जो है वो मौजूद थे। ठीक है, तो मेंडल ने क्या किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए 7 ट्रेड्स का जो है, मेंडल यूज 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स। मेंडल ने 7 ट्रेड्स का जो है वो इंतखाब किया, 7 ट्रेड्स का इंतखाब किया। तो वो 7 ट्रेड स्टूडेंट आपके यहाँ पे टेबल के अंदर दिए गए हैं, जिसमें फ्लावर कलर है, फिर हमारे पास जो है वो सीड शेप है, सीड कलर है, ठीक है, पोड कलर है, पोड शेप है, प्लांट की हाइट है, और फ्लावर की जो है वो पोजीशन है। ठीक है, अब इसमें डोमिनेंट भी दिए गए हैं जिनको कैपिटल अलील्स कंट्रोल करेंगे, और इनको रिसेसिव यानी कि स्मॉल जो अलील्स हैं वो कंट्रोल करेंगे। अब आप देखें कि हर ट्रेट का कॉन्ट्रास्ट जो है वो मौजूद है। अगर पर्पल है तो व्हाइट भी मौजूद है, अगर राउंड ट्रेट है तो रिंकल भी मौजूद है, अगर येलो सीड कलर है तो ग्रीन सीड भी जो है वो मौजूद है। तो ये जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स है, मेंडल ने क्या किया, पी प्लांट में इन 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स का जो है वो इस्तेमाल किया था। और यहां पर एक और चीज अगर आप याद करना चाहें तो आप याद कर सकते हैं कि ये जो 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे, डेट वाज प्रेजेंट ऑन 4
क्रोमोसोम्स, जिनको हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स भी कह सकते हैं, ये 4 होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर जो है वो मुश्तमिल थे। मतलब इनके जो जीन्स थे, ये जो 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स जो थे, इनके जो जीन्स थे वो 4 होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर जो है वो मुश्तमिल थे। तो मेंडल ने पाइसम सेटिवम पी प्लांट का इंतखाब क्यों किया? क्योंकि मेंडल जो था उसको क्योंकि जो पी प्लांट थे दे आर इजी टू कल्टीवेट, इनमें सेल्फ पॉलिनेशन करवाई जा सकती थी, क्रॉस पॉलिनेशन करवाई जा सकती थी। ठीक है, तो ये चीजें आपने जो है वो याद रखनी है। नेक्स्ट हम स्टूडेंट मेंडल के लॉज को जो है वो स्टडी करेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे ना एक चीज ऐड करते जाइएगा, ये जो टर्म है जीन, इसको 1909 में एक साइंटिस्ट थे जोहानसन, उन्होंने जो है इस टर्म को जो है वो कॉइन किया था। ये भी आप चीज जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा स्टूडेंट याद रखिएगा, मेंडल ने अपने जो लॉज हैं उनको बनाने के लिए जो है ना 2 स्टेप मेथड जो है वो यूज किया। ये आपको स्टेप्स लाजमी पता होने चाहिए कि मेंडल ने जो जो जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए उसमें उसने 2 स्टेप्स को फॉलो किया। उसका जो पहला स्टेप था, पहले स्टेप में मेंडल ने क्या किया था? मेंडल ने प्रीपेयर्ड ही प्रीपेयर्ड वो क्या करता था, सबसे पहले क्या करता था? ही प्रीपेयर्ड ट्रू ब्रीडिंग ट्रू ब्रीडिंग वराइटीज ऑफ पी प्लांट। सबसे पहले वो क्या करता था कि एक्सपेरिमेंट करने से पहले जो पी प्लांट था उसकी क्या करता था, ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज जो है वो तैयार करता था। अब ये ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज से स्टूडेंट क्या मुराद है? ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी से मुराद ये है कि प्लांट की वो वैरायटी डेट अपॉन सेल्फ, कि जिसकी अगर सेल्फ फर्टिलाइजेशन की जाती है या सेल्फ पॉलिनेशन की जाती है, डेट अपॉन सेल्फ फर्टिलाइजेशन गिव न्यू प्लांट गिव न्यू प्लांट विद ओन फिनोटाइप, कि जो नया प्लांट बनेगा, अगर एक प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन पर एक ऐसा प्लांट बनाता है जिसमें वही फिनोटाइप, उसके जैसी ही फिनोटाइप पाई जाती है, तो उसको हम स्टूडेंट कहते हैं ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी। ठीक है, ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी। और याद रखिएगा ये जो ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी होती है ये हमेशा होमोजाइगस होती है। हाँ, वो होमोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकती है, होमोजाइगस जो है वो रिसेसिव भी हो सकती है, लेकिन ये वैरायटी अपॉन सेल्फ फर्टिलाइजेशन हमेशा अपनी ही जैसे नए प्लांट को जो है वो बनाती है। तो मेंडल क्या करता था, सबसे पहले जिस ट्रेड पर उसने एक्सपेरिमेंट करना होता था, पहले वो क्या करता था, उसकी ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी तैयार करता था। और ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी तैयार करने के बाद फिर उनके दरमियान क्या करवाई जाती थी? उनके दरमियान करवाई जाती थी हाइब्रिडाइजेशन, मतलब फिर उनके दरमियान क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाई जाती थी, उनके दरमियान जो है वो क्रॉस करवाया जाता था। एंड देन जो है वो मेंडल ने क्या किए, उसके नतीजे में फिर रिजल्ट्स जो हैं वो अपने ड्रा किए। तो मेंडल ने कोई भी एक्सपेरिमेंट करने से पहले जो था, मेंडल ने 2 स्टेप मेथड यूज किया। फर्स्ट स्टेप में मेंडल क्या करता था, ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज तैयार करता था, और अल्टीमेटली देन सेकंड मेथड में वो सिंपली क्या करता था, उनका जो है वो क्रॉस करवाता था अप टू F2 जनरेशन, F3 जनरेशन। एंड देन उसके रिजल्ट्स के नतीजे में जो है उसने क्या किया, ही इंट्रोड्यूस उसने क्या किया, इंट्रोड्यूस मेनी लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, जिसके नतीजे में मेंडल ने बहुत सारे इनहेरिटेंस के जो लॉज थे उनको इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, जिनको रीडिस्कवर किया था 3 साइंटिस्ट ने, जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले लॉ से। जो लॉ हमने करना है वो है जी मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब ये वाला जो लॉ था, मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इट वाज बेस्ड ऑन, इस लॉ को डिराइव करने के लिए मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने इस्तेमाल किया वन ट्रेट। मेंडल ने क्या किया, सबसे पहले एक ट्रेट पर एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया, यूज्ड अ सिंगल ट्रेट। और वो जो ट्रेट था दैट वाज बेसिकली बेस्ड ऑन सीड कलर। तो अभी जो हमने ऊपर डिस्कस किए थे 7 जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे, उसमें सीड कलर का उसने इंतखाब किया। अब सीड कलर में हमने स्टूडेंट, अगर आपको याद हो तो इसमें हमने 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट जो है वो डिस्कस किए थे। एक हमने येलो जो है वो डिस्कस किया था, और दूसरा जो है वो हमने ग्रीन जो है वो हमने पढ़ा था। तो मेंडल ने क्या किया, अपने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में उसने एक सिंगल ट्रेट को स्टडी करने का फैसला किया। और याद कीजिएगा, इसके लिए उसने जो क्रॉस करवाया उसको हम क्या नाम देते हैं, दैट इज नोन एज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। उसको क्या नाम दिया, उस क्रॉस को हम नाम देते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है स्टूडेंट? ऐसा क्रॉस जिसमें सिंगल ट्रेट को स्टडी किया जा रहा हो। ठीक है, इफ अ सिंगल ट्रेट इफ अ सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, कि उस ट्रेट का कॉन्ट्रास्ट भी मौजूद है, इफ अ सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट इज अंडर स्टडी
उसको हम क्या नाम देंगे, डेट विल बी नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, मैंने सिंपल डेफिनेशन लिखी है। इसमें स्टूडेंट सिर्फ हमने क्रॉस को समझना है। ठीक है, इसमें हमने डिटेल या एक्सप्लेनेशन वगैरह जो है वो याद नहीं करनी, उसकी हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमने सिर्फ क्रॉस को जो है वो अंडरस्टैंड करना है। अब मेंडल ने अपने क्रॉस का आगाज कैसे किया, उसने सबसे पहले मेंडल ने क्या किया, ही टुक अ ट्रू ब्रीडिंग। अब देखें, हमने क्या कहा था, मेंडल ने कोई भी एक्सपेरिमेंट करने से पहले उसने क्या किया था, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट तैयार किए थे। तो मेंडल ने क्या किया, एक ट्रू ब्रीडिंग येलो एक ट्रू ब्रीडिंग येलो सीड लिया और उसका क्रॉस करवा दिया एक ट्रू ब्रीडिंग ग्रीन सीड के साथ। ठीक है, चले हम इसको स्टूडेंट इस तरह कर देते हैं, यहां पर हम थोड़ा सा कलर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि समझने में जो है वो आसानी हो। मेंडल ने क्या किया, मेंडल जो है उसने क्या किया स्टूडेंट, उसने क्रॉस करवाया, ही टुक आ, उसने एक येलो सीड लिया और उस येलो सीड का क्रॉस किसके साथ करवा दिया, एक ग्रीन सीड के साथ उसने क्रॉस करवा दिया। ठीक है, अब इस जनरेशन को स्टूडेंट हम नाम देंगे, डैड विल बी नोन एज P1। ठीक है, पेरेंट वन जनरेशन इसको हम नाम देंगे। ठीक है, अब फिर उसके नतीजे में क्या हुआ, उसके नतीजे में जो नई जनरेशन, जो F1 जनरेशन स्टूडेंट पैदा हुई, तो F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स पैदा हुए उनके अंदर जो सीड था वो क्या था, येलो था। अब मेंडल ने कहा कि येलो अपेयर हो रहा है, तो इस मेंडल ने येलो को डोमिनेंट ट्रेट का नाम दिया। अब मेंडल का ये मानना था कि बॉडी के अंदर जितने भी करेक्टर्स होते हैं उनको कौन कंट्रोल कर रहा होता है, उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं एलिमेंटन, मतलब जिसको आज हम जीन कहते हैं। और एलिमेंटन किस पर मुश्तमिल होता है, फैक्टर्स पर मुश्तमिल होता है। तो मेंडल का मानना था कि बॉडी में जो ट्रेट्स होते हैं उनको दो फैक्टर्स जो हैं वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो चूंकि येलो वाला ट्रेट यहां पर अपेयर हो रहा था, तो इसके जो फैक्टर्स थे उसको उसने क्या किया, कैपिटल लेटर से जो है उसने क्या किया, उनको शो किया। किससे शो किया, कैपिटल लेटर से जो है वो शो किया। तो कैपिटल वाई और कैपिटल वाई से इसको हम शो करेंगे। और ग्रीन वाले जो कि इसका जो असर है वो F1 जनरेशन के अंदर मास्क हो गया था, इसको उसने क्या किया, स्मॉल लेटर से जो शो किया। अब देखिए स्टूडेंट, हम यहाँ पे दोनों अलील होमोजाइगस फॉर्म में क्यों बना रहे हैं, सेम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमने ट्रू ब्रीडिंग ली है। और मेरा ख्याल है मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि ट्रू ब्रीडिंग का मतलब होता है होमोजाइगस जीनोटाइप। हाँ, वो होमोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकती है, वो होमोजाइगस रिसेसिव भी हो सकती है। तो सबसे पहले जो था, मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने एक ट्रू ब्रीडिंग येलो प्लांट का क्रॉस करवाया किसके साथ, एक ट्रू ब्रीडिंग ग्रीन प्लांट से, जिसके नतीजे में नेक्स्ट जनरेशन में, मतलब F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स पैदा हुए, फीलियल वन F1 में जितने भी प्लांट्स पैदा हुए वो सारे के सारे क्या थे, वो थे राउंड, वो सारे के सारे क्या थे, येलो कलर उनमें जो है वो मौजूद था। अच्छा, फिर मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने फैसला किया, मेंडल ने F1 का जो क्रॉस था वो F1 के साथ ही करने का फैसला किया। अब ये कैसे होगा स्टूडेंट, तो ये जो प्लांट बना है दरअसल इसकी की जाएगी सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन से हमने पढ़ा था कि कोई भी प्लांट जब उसकी सेल्फ पॉलिनेशन की जाती है तो वो अपने ही जैसे प्लांट्स को क्या करता है, वो इंट्रोड्यूस करता है, वो अपने ही जैसी फिनोटाइप रखने वाले प्लांट्स को बनाता है। ठीक है, तो ऐसी F1 जनरेशन बनाने के बाद फिर उसने क्या किया, इनका आपस में जो है वो क्रॉस करवाया। अब जब इनका आपस में क्रॉस करवाया गया तो इसके नतीजे में क्या हुआ कि जो नेक्स्ट जनरेशन पैदा हुई, मतलब F2 जनरेशन पैदा हुई, उसमें क्या हुआ, जो तीन प्लांट्स थे वो राउंड जो है वो डेवलप हुए, तीन जो प्लांट्स थे वो राउंड डेवलप हुए, और एक जो प्लांट था वो उसमें जो है वो ग्रीन कलर का जो है, ग्रीन सीड जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ। अब मेंडल यहां पर थोड़ा सा, यहां पर उसने सोच में पड़ गया कि अगर F1 जनरेशन देखी जाए तो इसमें तो तमाम जो सीड्स हैं वो येलो हैं, तो ये ग्रीन सीड यहां पर किस तरह बना। तो काफी ज्यादा सोचो विचार के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि ये जो प्लांट जो हमें, ये जो सीड जो हमें बाजारी येलो नजर आ रहा है, ये बाजारी तो येलो है लेकिन इसकी जो जीनोटाइप है वो येलो वाली प्रॉपर नहीं है, इसके अंदर जरूर ग्रीन सीड वाला भी जो है वो कॉम्बिनेशन, ग्रीन सीड वाला भी फैक्टर मौजूद होगा, जिसकी वजह से इसने इसको क्या किया, आगे जो है वो ट्रांसफर किया। और यही अगर हम स्टूडेंट इस साइड पे भी अगर हम बनाते हैं तो हमारे पास जो है, इससे ये पता चलता है कि जब क्रॉस फर्टिलाइजेशन की जाती है तो एक पेरेंट से एक फैक्टर आएगा और दूसरे पेरेंट से जो है वो दूसरा फैक्टर आएगा, और फिर जाकर नेक्स्ट जनरेशन जो है वो प्रोड्यूस होगी। तो ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, ये हमारे पास है गैमीट्स। ठीक है, तो गैमीट्स यहां से फिर हमारे पास जो है, यहां से मेंडल ने जो है वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को इंट्रोड्यूस करा है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमें ये कहता है कि जब भी मियोसिस होती है, मियोसिस होती है तो मियोसिस के दौरान एक जो हमारे पास ट्रेट होता है उसके जो अलील्स होते हैं वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो यहां से लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की अगर हम डेफिनेशन बनाते हैं तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होगी हमारे पास, दी,
को दी टू को एग्जिस्टिंग अलील्स, जिनके लिए मेंडल ने फैक्टर की टर्म जो है वो यूज की थी, ठीक है, दी ओफा ट्रेट, ठीक है, ओफा ट्रेट सेपरेट या सेग्रीगेट की टर्म भी यूज कर सकते हैं, सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एट मियोसिस, ठीक है, मियोसिस के दौरान एक ही ट्रेड के जो दोनों अलील्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। जैसे देखें, अब ये येलो जो है, येलो यहां पर क्या है, ये एक ट्रेट है, ठीक है, ग्रीन यहां पर क्या है, ये एक ट्रेट है। अब आप देखिए कि हो क्या रहा है कि जब मियोसिस हो रही है तो मियोसिस के दौरान इस एक ट्रेट के ये जो दोनों अलील है ये एक दूसरे से स्टूडेंट क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। सेपरेट होकर इस तरह सेपरेट होंगे कि एक जो गैमीट होगा ना उसमें एक ही जो है वो अलील आएगा, इन सच अ वे दैट ईच गैमीट रिसीव ओनली वन अलील। हर गैमीट में एक ही अलील होगा, और जब फिर फर्टिलाइजेशन होगी तो फर्टिलाइजेशन के बाद वो दोबारा से क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, डेट यूनाइट, जो कि दोबारा फिर इकट्ठे हो जाएंगे, डेट यूनाइट अगेन एट रैंडम फर्टिलाइजेशन, बाय रैंडम फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन होगी तो जाइगोट के अंदर वो दोबारा जो है वो इकट्ठे हो जाएंगे। तो यहां पर हमारे पास स्टूडेंट ये जो हमारे पास नेक्स्ट जो जनरेशन आई है, जो हमारे पास F2 यहां पर बना है, तो इस F2 में भी एक जो है वो हमारे पास जो है वो प्योर क्या है, होमोजाइगस है, दो जो है वो हमारे पास क्या है, हेट्रोजाइगस हैं, और एक जो है वो हमारे पास क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव है। तो स्टूडेंट अगर हम फिनोटाइप, तो ये जो F2 आई है, F2 के अंदर स्टूडेंट अगर हम फिनोटिपिक रेशियो देखते हैं, अब वो क्रॉस कैसे करवाया स्टूडेंट वो आप ऑलरेडी जानते हैं, पुनेट स्केयर हम यूज करते हैं। फिनोटिपिक रेशियो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या आई है, F2 में वो आई है 3:1। लेकिन स्टूडेंट यहीं पर अगर हम जीनोटिपिक रेशियो देखें तो फिनोटाइप के लिहाज से तो तीन येलो है और एक ग्रीन है, लेकिन जीनोटिपिक रेशियो अगर हम देखें तो स्टूडेंट एक हमारे पास क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट है, दो हमारे पास क्या है, हेट्रोजाइगस हैं, ठीक है, और एक हमारे पास क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में F2 जनरेशन के अंदर जो फिनोटिपिक रेशियो है वो क्या है, और जीनोटिपिक रेशियो जो है वो क्या है, ये स्टूडेंट आपको लाजमी जो है वो पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां से इस तरीके से मेंडल ने वन ट्रेट के पहले ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज तैयार की, फिर उनके दरमियान हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्रॉस करवाया, और यू इस तरह से मेंडल ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को जो है वो इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। अब जो है वो हम नेक्स्ट क्या करेंगे, एक ट्रेट हमने स्टडी कर लिया, अब इसके बाद स्टूडेंट हम जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे उसमें मेंडल ने क्या किया, टू ट्रेड्स को स्टडी करने का जो है वो फैसला किया, ठीक है। अब उसके लिए जो हम क्रॉस जो टर्म यूज करेंगे, डेट विल बी नोन एज, उसको हम क्या नाम देंगे, डेट इज नोन एज डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो अपने सेकंड एक्सपेरिमेंट में मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने दो ट्रेड्स को स्टडी करने का फैसला किया। तो ऐसा क्रॉस जिसमें दो ट्रेड्स को स्टडी किया जा रहा हो उसको हम स्टूडेंट क्या नाम देंगे, दैट विल बी नोन एज डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। इफ अ क्रॉस, ठीक है, ऐसा क्रॉस इफ अ क्रॉस कंटेन्स पेयर ऑफ ट्रेड्स, अच्छा पेयर ऑफ ट्रेड्स से मुराद टू ट्रेड्स हैं, पेयर ऑफ ट्रेड्स अंडर स्टडी। तो ऐसा क्रॉस जिसमें हम दो ट्रेड्स को आपस में जो है वो स्टडी कर रहे हो, आपस में क्रॉस कर रहे हो, उसको हम स्टूडेंट क्या नाम देंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस का नाम जो है वो देंगे। अब इसमें मेंडल ने क्या किया, इसमें जो दो ट्रेड्स मेंडल ने जो है वो सिलेक्ट किए, उसमें जो पहला ट्रेड था डेट वाज सीड कलर, जो हम पहले भी यूज कर चुके हैं, राउंड येलो और ग्रीन, और सेकंड जो इस बार फैसला किया मेंडल ने वो था सीड शेप। तो अल्टीमेटली मेंडल ने क्या किया होगा, सबसे पहले मेंडल ने क्या किया होगा, इनकी ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज जो है वो तैयार की होंगी। तो मेंडल ने क्या किया, सबसे पहले एक ट्रू ब्रीडिंग, अच्छा याद कीजिएगा स्टूडेंट, मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं लिख रहा कि हमें एक्सप्लेनेशन याद नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि हमने थोरेटिकल पेपर नहीं देना, हमने सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, और इसमें ज्यादातर रेशियोज ही जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो मेंडल ने क्या किया, सबसे पहले ट्रू ब्रीडिंग राउंड येलो सीड तैयार किया, ठीक है, और ट्रू ब्रीडिंग रिंकल ग्रीन सीड जो है वो तैयार किया। सो अगर हम राउंड येलो प्लांट बनाते हैं तो ये आ गया जी हमारे पास राउंड येलो सीड आ गया हमारे पास, ठीक है, ये राउंड येलो आ गया, और ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट रिंकल ग्रीन, ठीक है, रिंकल ग्रीन हमारे पास, ये हमारे पास रिंकल ग्रीन सीड आ गया, ठीक है। अच्छा याद कीजिएगा कि ये दोनों ही क्या है, बेसिकली ये दोनों ही ट्रू ब्रीडिंग है। तो येलो के लिए हमने जो टर्म यूज की थी राउंड येलो है, तो इसके लिए हम कैपिटल आर, ठीक है, ये किसके लिए है, ये राउंड शेप के लिए है।
और कैपिटल वाई किसके लिए है, येलो शेप के लिए है। सिमिलरली रिंकल के लिए जो है वो हम स्मॉल आर, और ग्रीन हम पहले पढ़ चुके हैं, ये भी रिसेसिव ट्रेट है, तो इसके लिए स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो मेंडल ने सबसे पहले क्या किया, P1 जनरेशन के अंदर क्या किया, ट्रू ब्रीडिंग राउंड येलो प्लांट लेकर उसका क्रॉस करवा दिया किसके साथ, ट्रू ब्रीडिंग रिंकल ग्रीन के साथ। और जो रिजल्ट थे जैसा कि वो एक्सपेक्ट कर रहा था, बिल्कुल वैसे ही जो है वो रिजल्ट्स भी आए। अच्छा, अब अगर हम इसके गैमीट्स बनाते हैं तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के मुताबिक जो है, अब देखें ये एक ट्रेट है और ये दूसरा ट्रेट है, ठीक है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के मुताबिक जो है, जब गैमीट्स बनते हैं तो एक गैमीट में एक ट्रेट का सिर्फ क्या होता है, एक अलील आता है। तो एक यहां से आ जाएगा हमारे पास और एक यहां से आ जाएगा हमारे पास। सिमिलरली अगर हम एक और बनाते हैं, एक यहां से आ जाएगा हमारे पास और एक यहां से आ जाएगा। मतलब हमारे पास जितने भी गैमीट्स बनने हैं वो एक ही टाइप के बनने हैं, डेट इज आर वाई। सो हम एक भी बना लेंगे तो कोई हर्ज नहीं है। सिमिलरली एक ट्रेट का एक अलील आएगा और दूसरे ट्रेट का दूसरा अलील आएगा, ये हमारे पास गैमीट फॉर्मेशन हो जाएगी। अब जब ये इनकी रैंडम फर्टिलाइजेशन होगी तो रैंडम फर्टिलाइजेशन के नतीजे में अब जो प्लांट बना, जो कि एज एक्सपेक्टेड था कि इसके नतीजे में जो F1 जनरेशन में जो प्लांट बना, उसमें जो सीड कलर था वो क्या था, वो था येलो, और शेप क्या थी, वो थी राउंड। तो राउंड येलो प्लांट बना। अब आर यहां से आएगा, स्मॉल आर यहां से आएगा, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है। तो एज रिजल्ट जैसा कि वो एक्सपेक्ट कर रहा था, बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट F1 जनरेशन के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ। लेकिन फिर उसने क्या किया, ये जो F1 जनरेशन में जो प्लांट आया था इसकी क्या करवा दी, उसने सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवा दी। अब सेल्फ फर्टिलाइजेशन स्टूडेंट मैं बार बार बता चुका हूं कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन या सेल्फ पॉलिनेशन के नतीजे में जो प्लांट बनता है, जो नेक्स्ट जनरेशन बनती है, उसमें भी सेम वही फिनोटाइप होती है जो कि पहले वाले के अंदर जो है वो मौजूद होती है, ठीक है। तो इसमें भी जाहिर सी बात है वही जीनोटाइप जो है, जीनोटाइप भी वही मौजूद होगी। लेकिन जब इनका क्रॉस करवाया गया, स्टूडेंट F2 जनरेशन पैदा की गई, तो रिजल्ट जो है वो बहुत ज्यादा शॉकिंग था, ठीक है। जो कि वो एक्सपेक्ट कर रहा था, जो चीज वो एक्सपेक्ट कर रहा था मेंडल, वो चीज यहां पर शो नहीं हो रही थी। सो मेंडल ने कई कॉम्बिनेशंस जो है वो फिर गैमीट्स के अप्लाई किए। आखिरकार जब मेंडल ने ये वाला कॉम्बिनेशन जो है वो अप्लाई किया, जब उसने क्या किया, एक जीन का, एक ट्रेट का जो एक अलील था उसको क्या किया, दूसरे ट्रेट के किसी भी अलील के साथ मिलकर जब उसने ये वाला कॉम्बिनेशन ट्राई किया, मतलब कि एक जीन का जो ट्रेट था उसका कॉम्बिनेशन बनाया दूसरे जीन के किस दोनों अलील्स के साथ, तो तब जो रिजल्ट था वो फिनोटाइप्स के मुताबिक ही जो है वो शो हुआ। तो कुछ इस टाइप के गैमीट्स जो है वो बन रहे थे। तो तो जब हम पुनेट स्केयर बनाते हैं स्टूडेंट, तो उसमें हम क्या करते हैं, एक पेरेंट के अलील को एक साइड पे लिख लेते हैं और दूसरे पेरेंट के जो अलील होते हैं उनको हम क्या करते हैं, दूसरी साइड पे जो है वो लिख देते हैं। तो इस तरीके से मेंडल ने जब ये वाले जो कम्बिनेशन अलील्स का यूज किया, तो जो फिनोटाइप्स शो हो रही थी, रिजल्ट बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग जो है वो आ रहा था। तो यहां से फिर मेंडल ने जो है वो एक सेकंड लॉ जो है वो डिराइव किया, दैट इज नोन एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। पहले स्टूडेंट हम यहाँ पर जो जीनोटाइप्स हैं उनको ड्रा कर लेते हैं। ये जो हम स्क्वायर बनाते हैं स्टूडेंट, एक साइंटिस्ट थे RC पुनट, उन्होंने ये मेथड जो है वो डिस्क्राइब किया था, जिसमें हम क्या करते हैं, एक पेरेंट के जो जीन्स गैमीट्स होते हैं उनको एक साइड पे ड्रा कर लेते हैं और दूसरे जो पेरेंट होते हैं उनके गैमीट्स को दूसरी साइड पे ड्रा कर लेते हैं और फिर हम सिंपली उनको जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट क्या रिजल्ट बनेगा, यहाँ पर हमारे पास बनेगा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है। सिमिलरली कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। सिमिलरली कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर हम बनाते हैं तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। सिमिलरली कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। नेक्स्ट अगर हम आ जाते हैं तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। स्मॉल आर कैपिटल वाई। इसी तरह स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। नेक्स्ट अगर हम बनाते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसी तरह स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और लास्ट में हमारे पास आ जाएगी होमोजाइगस रिसेसिव। तो ये हमारे पास कुछ कॉम्बिनेशन जो है वो हमारे पास बनेगा। अब इसमें अगर हम स्टूडेंट देखते चले तो ये हमारे पास क्या होगा, ये भी राउंड येलो 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 होगा, ठीक है। ये भी हमारे पास राउंड येलो है, ठीक है। ये हमारे पास राउंड येलो है। फिर इसके अलावा जो है हमारे पास ये भी राउंड येलो है, ठीक है। ये वाला भी राउंड येलो है, और ये भी हमारे पास जो है वो राउंड येलो। जबकि ये जो तीन है ये हमारे पास क्या है, ये रिंकल येलो है, ठीक है। और अगर हम ग्रीन वाले की बात करते हैं तो हमारे पास जो है ये राउंड ग्रीन है,
ये भी हमारे पास राउंड ग्रीन है, ये भी हमारे पास राउंड ग्रीन है, जबकि ये हमारे पास क्या है, ये रिंकल ग्रीन है। ठीक है, तो ये फिनोटाइप्स शो हो रही थी मेंडल को, और ये फिनोटाइप्स तब ही आई जब मेंडल ने ये वाला जो कॉम्बिनेशन था अलील्स का फॉलो किया। और ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन से हमारे पास स्टूडेंट नेक्स्ट लॉ जो है वो बन जाता है, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट पे यहां पे गौर करना आपने। असॉर्टमेंट कहते हैं स्टूडेंट अरेंजमेंट को। अलील्स की जो अरेंजमेंट होती है ना गैमीट्स के अंदर, वो इंडिपेंडेंट होगी। मतलब क्या होगा कि एक जीन का जो अलील होगा ना, वो इंडिपेंडेंट होगा, कि वो दूसरे जीन के किसी भी अलील के साथ अपने आप को क्या कर सकता है, वो असॉर्ट कर सकता है। ठीक है, जैसे ये कैपिटल आर है, तो ये कैपिटल वाई के साथ भी अपने आप को असॉर्ट कर सकता है। ये गैमीट्स हैं हमारे पास, ठीक है, G2 कह लें इसको। और ये जो है हमारे पास क्या होगा, हमारे पास कैपिटल आर ये स्मॉल वाई के साथ भी अपने आप को क्या कर सकता है, अरेंज कर सकता है। तो हम यहाँ पर डेफिनेशन क्या होगी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की, कि ईच पेयर, ठीक है, ईच अलील ऑफ अ ट्रेड असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, एक ट्रेड का जो अलील होगा ना, वो अपने आप को अरेंज कर सकता है इंडिपेंडेंटली टू एनी अलील ऑफ द अदर जीन। मैंने सिंपल तरीन जो है वो डेफिनेशन लिखी है, कि एक ट्रेट का जो अलील है, देखिए मैं अगर यहां पे दोबारा से ड्रा करता हूं, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल। अब देखिए ये हमारे पास दो ट्रेट्स हैं। तो मेंडल ये समझ रहा था कि शायद ये वाला जो है कैपिटल आर सिर्फ कैपिटल वाई के साथ मिलकर जो है वो असॉर्ट होकर गैमीट बनाएगा, और स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ, जिससे रिजल्ट नहीं आ रहे थे। लेकिन जब मेंडल ने ये वाला कॉम्बिनेशन यूज किया कि उसने एक ट्रेट का जो अलील था कैपिटल आर, उसको क्या किया, दूसरे ट्रेट के दोनों अलील्स के साथ असॉर्ट किया, मतलब कैपिटल वाई के साथ भी और फिर स्मॉल के साथ भी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तब ही रिजल्ट जो है वो मैच कर रहा था। तो इससे फिर मेंडल ने एक नया लॉ बना दिया कि एक ट्रेट का जो अलील होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, कि वो दूसरे ट्रेट के किसी भी अलील के साथ मिलकर अपने आप को असॉर्ट कर सकता है। किसके अंदर, गैमीट के अंदर वो अपने आप को असॉर्ट कर सकता है। तो यहां से फिर हमारे पास स्टूडेंट सेकंड लॉ बन गया मेंडल, जिसको हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का नाम देते हैं। तो यहां पर अगर हम स्टूडेंट F2 जनरेशन की अगर हम बात करते हैं, तो F2 जनरेशन में हमारे पास F2 जनरेशन में हमारे पास राउंड येलो भी मौजूद है, हमारे पास जो है रिंकल येलो भी मौजूद है, फिर इसके अलावा हमारे पास राउंड ग्रीन भी मौजूद है और रिंकल ग्रीन भी मौजूद है। अगर हम स्टूडेंट इनकी जीनो टाइप की बात करते हैं, तो जीनो टाइप क्या आ रही है F2 में, राउंड येलो हमारे पास कितने हैं, 9, रिंकल येलो कितने हैं, 3, रिंकल ग्रीन कितने हैं, 3, और रिंकल ग्रीन कितने हैं हमारे पास, राउंड ग्रीन 3 है और रिंकल ग्रीन हमारे पास कितने हैं, 1। तो ये 9 × 3 × 3 × 1 रेशो जो है वो हमारे पास आती है। ये रेशियो जो है वो स्टूडेंट आपने लास्ट में याद करनी है, जो कि एग्जाम्स के अंदर जो है वो पूछी जाती है। अब इसमें आपने सिर्फ क्रॉस को अंडरस्टैंड करना है और आपने सिर्फ डेफिनेशन याद करनी है, इसमें किसी किस्म की आपने एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं करनी। अच्छा, अब यहाँ पे स्टूडेंट एक सवाल पैदा होता है, अगर हम ये यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये जो यहाँ पर फिनोटाइप अपेयर हो रही है वो तो है राउंड येलो। तो मेंडल ने किस तरह कंफर्म किया कि इसके अंदर रिंग ग्रीन वाली इंफॉर्मेशन भी मौजूद है। तो इसके लिए स्टूडेंट मेंडल ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम स्टूडेंट नाम देते हैं टेस्ट क्रॉस का। टेस्ट क्रॉस का, ठीक है, टेस्ट क्रॉस क्या है, ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है, एक ऐसा क्रॉस होता है जिसको हम यूज करते हैं। पहले हम इसका मकसद पढ़ लेते हैं कि जो टेस्ट प्रोसेस को हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। इट इज यूज्ड टू चेक, इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं हम, टू चेक जीनोटाइप, ठीक है, जीनोटाइप, एग्जैक्ट जीनोटाइप ऑफ अ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म शोइंग डोमिनेंट फिनोटाइप। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो डोमिनेंट फिनोटाइप शो कर रहा हो, तो उसकी जीनोटाइप पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस करते हैं। जैसे यहां पर आप देखें तो इस ट्रेड के अंदर क्या हो रहा है, ये जो येलो कलर है ये अपेयर हो रहा है, ग्रीन कलर अपेयर नहीं हो रहा। इसका मतलब यहाँ पे जो येलो कलर है वो क्या है, येलो कलर यहाँ पे डोमिनेंट है। ठीक है, यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म अपेयर हो रहा है उसमें एक डोमिनेंट ट्रेट अपेयर हो रहा है। तो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें डोमिनेंट फिनोटाइप शो हो रही हो, उसकी जीनोटाइप का एग्जैक्ट, टू चेक एग्जैक्ट जीनोटाइप, आया वो होमोजाइगस है हेट्रोजाइगस है, तो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो डोमिनेंट फिनोटाइप शो कर रहा हो उसकी एग्जैक्ट जीनोटाइप मालूम करने के लिए स्टूडेंट हम क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस जो है वो करते हैं। इसको बैक क्रॉस भी कहा जाता है, क्योंकि इस क्रॉस में बेसिकली हम करते हैं क्या स्टूडेंट, कि जो F1 जनरेशन का जो मेंबर होता है ना, F1 जनरेशन का फिलियल वन का, उसका हम क्या करते हैं, पेरेंट वन के किसी भी मेंबर से उसका हम क्या करवा देते हैं, क्रॉस करवा देते हैं। तो बेसिकली जैसे यहां पर अगर हम देखें
अब ये हमारे पास F1 जनरेशन का मेंबर है, तो अगर मैं इसका क्रॉस करवा दूं पेरेंट के साथ, ठीक है, पेरेंट के साथ, वन ऑफ द पेरेंट, तो ये क्या कहलाएगा, डेट विल बी नोन एज टेस्ट क्रॉस। और इसमें हम स्टूडेंट क्या करते हैं, आमतौर पे जो पेरेंट हम सिलेक्ट करते हैं वो हम ले रहे होते हैं जो होमोजाइगस रिसेसिव होता है, जो होमोजाइगस रिसेसिव होता है। तो इसमें फिर हमारे पास जो है ना स्टूडेंट टू केस बन जाते हैं, ठीक है, जिससे हमें एग्जैक्ट जीनोटाइप जो है वो पता चल जाती है कि वो जो ऑर्गेनिज्म जो डोमिनेंट फिनोटाइप शो कर रहा है उसकी जीनोटाइप क्या है, होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। तो इसमें केस वन की अगर हम बात करते हैं ना, जैसे केस वन में अगर हम देखें तो हमारे पास जो है, जो F1 है, F1 में हमारे पास स्टूडेंट फिनोटाइप क्या है, फिनोटाइप है हमारे पास राउंड येलो, ठीक है, हमारे पास येलो फिनोटाइप जो है वो मौजूद है। अब इसका क्रॉस हमने किसके साथ करवाना है, इसका क्रॉस स्टूडेंट हमने करवाना है किसके साथ, होमोजाइगस रिसेसिव के साथ, ठीक है। अब इसकी फिनोटाइप जो है क्रॉस करवाते हैं, तो क्रॉस के, अब देखिए यहां पे जो इसकी फिनोटाइप है वो हमारे पास क्या है, डेट इज कैपिटल आर, और हमारे पास क्या है, डेट इज, सॉरी कैपिटल आर नहीं है, कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, और यहाँ पे हम जानते हैं कि इनकी जो फिनोटाइप है वो क्या है, स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। तो अब देखें स्टूडेंट, केस वन में अगर हम क्रॉस करवाते हैं और उस क्रॉस के नतीजे में क्या होता है, केस वन में अगर हम गैमीट्स बनाए, यहाँ पर प्रॉपर गैमीट्स बनाए, तो हमने कहा था कि ड्यूरिंग मियोसिस एक ट्रेड के जो दोनों अलील्स होते हैं वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो ये जो पैटर्न होता है इसको हम क्या नाम देते हैं, डेट इज नोन एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास एक पेरेंट के जो है वो गैमीट एक साइड पे हम लिख लेते हैं और दूसरे पेरेंट के जो गैमीट है वो हम दूसरी साइड पे लिख लेते हैं, पुनेट स्केयर अप्लाई करते हैं यहाँ पर। तो पुनेट स्केयर में हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है जी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। अब एक तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा जिसमें क्या होगा, दो जो हैं ये भी येलो होगा, ये भी येलो होगा, और दो जो हैं ये हमारे पास क्या होंगे, ये हमारे पास होंगे ग्रीन। तो हमारे पास अगर रेशियो देखी जाए तो वो क्या हो रहा है, 50% जो है, 50% हमारे पास क्या आ रहे हैं, येलो आ रहे हैं, और 50% ही हमारे पास क्या आ रहे हैं, ग्रीन आ रहे हैं। तो स्टूडेंट ये हमने कौन सी जनरेशन इंट्रोड्यूस की है, डेट इज F2 जनरेशन, ठीक है। ये हमारे पास, सॉरी F1 जनरेशन, ये हमारे पास पेरेंट वन है, ये हमारे पास गैमीट्स हैं। तो F1 जनरेशन में अगर 50% प्लांट्स येलो आते हैं और 50% ग्रीन आते हैं, तो इससे ये चीज कंफर्म है कि जी जो हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म अंडर स्टडी है उसकी जो जीनोटाइप है वो क्या है, डेट इज हेट्रोजाइगस जीनोटाइप। तो रिजल्ट हमें बता देगा, ये रिजल्ट हमें बता देगा कि जीनोटाइप क्या है, हेट्रोजाइगस है। देखिए हम केस नंबर 2 पे आते हैं तो उससे आपको मजीद जो है वो क्लियर हो जाएगा। केस नंबर 2 की जब हम बात करते हैं तो अगेन केस नंबर 2 में हम क्या करेंगे, अगेन हम वही केस लेंगे, हमारे पास जो है ये राउंड है, ठीक है, और सेकंड जो है वो हमारे पास क्या है, ग्रीन है, ठीक है। अब अगर तो हम ये मान के चलें कि जी इसमें जो जीनोटाइप है वो हमारे पास क्या है, जीनोटाइप क्या है हमारे पास, होमोजाइगस है, तो हमारे पास जो रिजल्ट है फिर वो स्टूडेंट क्या शो होना चाहिए, यहां से हमारे पास, क्या मैं इसको थोड़ा सिंपल कर रहा हूं, हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिजम्स बनेंगे, चलिए अगर मैं बना भी देता हूं, यहाँ पर हमारे पास दो कैपिटल वाई बनेंगे और दो ही स्मॉल वाई बनेंगे। तो अगर हम पुनेट स्केयर के मुताबिक चलते हैं तो एक साइड पे हम क्या करेंगे, एक साइड पे हम एक गेमीट, एक पेरेंट के गेमीट बनाएंगे, दूसरी साइड पे हम दूसरे पेरेंट के गेमीट बनाएंगे। और अगर हम स्टूडेंट इनकी फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, तो ये सारे के सारे हमारे पास एक ही टाइप के जो है वो बनेंगे, मतलब सारे के सारे क्या बनेंगे, राउंड, सारे के सारे येलो कलर में जो है वो अपेयर होंगे। तो रिजल्ट क्या आ रहा है जी, यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है 100% येलो बन रहे हैं। तो इससे ये कंफर्म होगा कि अगर F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट येलो बन रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो ऑर्गेनिज्म अंडर स्टडी है, जिसकी जीनोटाइप हम मालूम करना चाह रहे हैं, उसकी जीनोटाइप क्या है, डेट इज होमोजाइगस जीनोटाइप। तो सिमिलरली मेंडल ने भी क्या किया, मेंडल को कैसे पता चला कि यहाँ पे जो जीनोटाइप है वो वाकई ही में जो है वो हेट्रोजाइगस है, तो मेंडल ने क्या किया, बैक क्रॉस किया, यहाँ पे टेस्ट क्रॉस का इस्तेमाल किया। तो टेस्ट क्रॉस करने पर क्या हुआ कि टेस्ट क्रॉस करने पर कुछ मेंबर्स जो थे वो क्या आ रहे थे, येलो आ रहे थे, और कुछ मेंबर जो है वो ग्रीन आ रहे थे। तो जब दोनों फिनोटाइप्स अपेयर हों तो इसका मतलब है कि जो ऑर्गेनिज्म अंडर स्टडी है उसमें हेट्रोजाइगस जीनोटाइप मौजूद है। और अगर सिर्फ एक ही करेक्टर अपेयर हो रहा है, एक ही फिनोटाइप, तो इसका मतलब है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, होमोजाइगस अपेयर हो रहा है। तो ये चीज भी स्टूडेंट आपने याद रखनी है। यहाँ पर हमारे मेंडल के लॉज और टेस्ट क्रॉस जो है वो हमारे पास जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो है वो स्टूडेंट हमें यहाँ पर कुछ रिलेशंस याद करने हैं, डोमिनेंस रिलेशंस। अब इसकी जो है वो चार जो है वो टाइप्स हैं हमारे पास।
नेक्स्ट स्टूडेंट, हमने डोमिनेंस रिलेशंस पढ़ने हैं। डोमिनेंस रिलेशंस जो हैं वो हमारे पास जो हैं, इसकी जो टाइप्स हैं वो हमारे पास टोटल होती हैं चार। चार टाइप्स के हमारे पास डोमिनेंस रिलेशंस होते हैं। पहले हमें ये समझना है कि डोमिनेंस रिलेशन से मुराद क्या है। तो इसकी अगर हम सिंपल डेफिनेशन बनाते हैं, दी द इफेक्ट ऑफ वन अलील ओवर इट्स पार्टनर अलील, कि एक अलील का अपने पार्टनर अलील पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, डेट इज नोन एज अ डोमिनेंस। देखिए लेट्स से स्टूडेंट, हमारे पास जो है ये दो अलील्स हैं। ठीक है, अब ये दोनों क्या है, दीज आर नोन एज पार्टनर अलील्स। अब एक अलील का दूसरे अलील पर क्या इफेक्ट होता है, या दूसरे अलील का पहले अलील पर क्या इफेक्ट होता है। तो जब हम दो अलील्स का इफेक्ट स्टडी करते हैं, तो इस रिलेशन को हम स्टूडेंट क्या नाम देते हैं, डोमिनेंस रिलेशंस का नाम देते हैं। तो डोमिनेंस रिलेशन की जब हम बात करते हैं, तो हमारे पास चार टाइप का रिलेशन जो है वो सामने आता है। जो हमारे पास फर्स्ट टाइप है वो है जी हमारे पास कंप्लीट डोमिनेंस, जो कि मेंडल ने जितने भी अपने एक्सपेरिमेंट्स किए उनमें जो रिलेशन अलील्स के दरमियान जो है वो जाहिर हो रहा था, वो था कंप्लीट डोमिनेंस का। अच्छा, इसके बाद जो सेकंड हम टाइप पढ़नी है वो होगी हमारे पास, जो नेक्स्ट टाइप है रिलेशन डोमिनेंस रिलेशन की, वो हमारे पास है इन कंप्लीट डोमिनेंस। फिर इसके बाद इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बाद जो नेक्स्ट हम टाइप पढ़ेंगे वो होगी जी हमारे पास ओवर डोमिनेंस, या को डोमिनेंस पहले हम पढ़ेंगे, को डोमिनेंस। और लास्ट में फिर हम स्टूडेंट जो टाइप पढ़ेंगे वो होगी जी हमारे पास डेट इज ओवर डोमिनेंस। तो ये हमारे पास चार किस्म का रिलेशन होता है बिटवीन अलील्स, जिसकी वजह से हमारे पास चार किस्म के डोमिनेंस रिलेशंस जो हैं वो वजूद में आते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें स्टूडेंट कंप्लीट डोमिनेंस की, तो कंप्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, व्हेन वन अलील, अगर हम डेफिनेशंस लिखते हैं सिंपल तरीन, व्हेन वन अलील, लेट से वो अलील हमारे पास डोमिनेंट अलील है, व्हेन वन अलील कंप्लीटली, अगर मैं एग्जांपल्स के चले, एग्जांपल जो हमने पढ़ी है उसमें हमने येलो कलर को ज्यादा यूज किया है, कैपिटल वाई लिख लेते हैं, व्हेन वन अलील कंप्लीटली डोमिनेट्स द पार्टनर अलील, ठीक है, जिसको हम स्मॉल लेटर से शो करेंगे, इन हेट्रोजाइगस, इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, तो इस रिलेशन को स्टूडेंट हम क्या नाम देंगे, डेट इज कॉल्ड कंप्लीट डोमिनेंस। जैसे एग्जांपल में हम देखते हैं कैपिटल वाई है, स्मॉल वाई। अब ये कौन सी कंडीशन है, ये हमारे पास स्टूडेंट हेट्रोजाइगस कंडीशन है। अब इस हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो करेक्टर अपेयर होगा, जो फिनोटाइप शो होगी बॉडी के अंदर, वो कौन सी होगी, वो येलो। इसका मतलब है कि यहां पर ये वाला जो अलील है, कैपिटल वाला जो अलील है, वो कंप्लीटली डोमिनेट कर रहा है इस अपने पार्टनर अलील पर, जिसकी वजह से याद रखिएगा जो डोमिनेंट अलील होगा वो क्या करेगा, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा फिनोटाइप की शक्ल में, वो अपने आप को फिनोटाइप की शक्ल में एक्सप्रेस कर देगा। लेकिन वो एलील जो को डोमिनेट कर दिया जाएगा, उसका जो इफेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, मास्क हो जाएगा। तो जब एक अलील जो है, जो कि डोमिनेंट अलील कहलाता है, वो कंप्लीटली डोमिनेट कर जाता है अपने पार्टनर अलील के ऊपर, तो सिर्फ वो अपनी फिनोटाइप जो है वो शो करेगा, दूसरे की फिनोटाइप जो है वो क्या हो जाएगी, मास्क हो जाएगी। तो इस किस्म का जो रिलेशन होता है बिटवीन अलील्स, उसको हम स्टूडेंट क्या नाम देते हैं, कंप्लीट डोमिनेंस का नाम देते हैं। जबकि अगर ऐसा हो कि व्हेन व्हेन नाइदर ऑफ द अलील, नाइदर ऑफ द अलील एक्सप्रेस कंप्लीटली, रादर शोज अ ब्लेंड ऑफ, या मिक्सचर भी आप कह सकते हैं, ब्लेंड ऑफ फिनोटाइप इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। अगर एक हेट्रोजाइगस कंडीशन में दोनों अलील्स अपने आप को बजाय कंप्लीट एक्सप्रेस करने के क्या करते हैं, मिक्सचर की शक्ल में फिनोटाइप को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे ऊपर वाले केस में क्या था, एक अलील मुकम्मल एक्सप्रेस कर रहा था, दूसरा अलील एक्सप्रेस नहीं कर रहा था। यहां पे क्या होगा, दोनों अलील अपनी फिनोटाइप को मिक्सचर की शक्ल में एक्सप्रेस करेंगे। तो हम कहेंगे कि कोई भी अलील मुकम्मल तौर पे जो है वो अपने आप को डोमिनेट नहीं कर रहा, एक्सप्रेस नहीं कर रहा। इसके लिए हम जो है वो स्टडी करेंगे स्टूडेंट, 1899 में एक साइंटिस्ट थे कार्ल कोरन्स, कार्ल कोरन्स, उन्होंने क्या किया, 4 o'clock प्लांट के ऊपर जो है ना एक्सपेरिमेंट किए।
4 o'clock प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, जिसमें उन्होंने क्या किया, एक ट्रू ब्रीडिंग, अब ट्रू ब्रीडिंग का मतलब क्या है स्टूडेंट, होमोजाइगस। ट्रू ब्रीडिंग उन्होंने क्या किया, एक ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर लिया, ट्रू ब्रीडिंग, ठीक है, ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर लिया, और उसका क्रॉस करवा दिया, उसका क्रॉस करवा दिया एक ट्रू ब्रीडिंग, उसका क्रॉस करवा दिया एक ट्रू ब्रीडिंग येलो फ्लावर्स, ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, ट्रू ब्रीडिंग येलो फ्लावर से क्रॉस करवा दी। अब रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट के अंदर वो ये समझ रहा था शायद रेड कलर अपेयर होगा या व्हाइट कलर अपेयर होगा, लेकिन जो रिजल्ट आया, रिजल्ट जो था उसमें क्या हुआ कि जी पिंक कलर फ्लावर जो है वो एक्सप्रेस हुआ। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे दोनों जो अलील्स हैं वो मुकम्मल एक्सप्रेस नहीं करेंगे अपने आप को, बल्कि मिक्सचर की शक्ल में करेंगे। तो इस कंडीशन को नाम दिया गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। अच्छा, को डोमिनेंस में क्या होता है, व्हेन बोथ अलील्स, when both alleles in a heterozygous condition, when both alleles in a heterozygous condition express completely, ठीक है, अगर एक हेट्रोजाइगस कंडीशन में दोनों लील अपने आप को एक्सप्रेस कर देते हैं तो इस कंडीशन को हम नाम देते हैं कोडोमिनेंस। कैसे स्टूडेंट, हमारे पास एग्जांपल आ जाती है ए बी ब्लड ग्रुप की, ठीक है, वो लोग जिनका ब्लड ग्रुप ए बी होता है वो कोडोमिनेंस की वजह से होता है। अब ए जो है उसका जो अलील होता है स्टूडेंट वो होता है आई ए, और जो बी है उसका ब्लड जीनोटाइप, उसके लिए जो अलील हम यूज करते हैं आई बी। अब यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन है, तो यहाँ पे क्या होगा, रेड ब्लड सेल के ऊपर एंटीजन ए भी बनेगी, और ये वाला लील भी आप एक्सप्रेस करेगा और ये एंटीजन बी बनाएगा। तो जब बॉडी में रेड ब्लड सेल के ऊपर एंटीजन ए और बी दोनों मौजूद होंगी तो उस शख्स का ब्लड ग्रुप क्या होगा, दैट विल बी ए बी। तो यहाँ पर हेट्रोजाइगस कंडीशन में दोनों अलील अपने आप को क्या कर रहे हैं, मुकम्मल तौर पर जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। अच्छा, अब ओवर डोमिनेंस में क्या होता है, ओवर डोमिनेंस में क्या होता है, फिनोटिपिक, इसमें क्या होगा, फिनोटिपिक एक्सप्रेशन of heterozygote, of heterozygote becomes more intense, या मोर इन नंबर भी आप कह सकते हैं, मोर इंटेंस देन होमो, देन होमोजाइगोट्स, ठीक है, ये सिंपल डेफिनेशन आप रख सकते हैं कि जब ऐसी कंडीशन हो जाए जिसमें क्या हो, हेट्रोजाइगोट की जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन है वो होमोजाइगोट से ज्यादा हो जाए, तो इस कंडीशन को हम स्टूडेंट क्या नाम देंगे, डेट विल बी नोन एज ओवर डोमिनेंस। जैसे फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मिलानो गैस्टर जो है, एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मिलानो गैस्टर जो है उसमें क्या है जी, उसमें जो हेट्रोजाइगोट कंडीशन है, हेट्रोजाइगोट जो कंडीशन है, ठीक है, वो क्या है जी, उसमें पिग आइस के अंदर पिगमेंट्स जो हैं वो ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू होमोजाइगोट्स, इनके अंदर और इनके अंदर लेस पिगमेंट होंगे आइस के अंदर, जबकि यहां पर क्या होंगे, मोर पिगमेंट्स जो हैं वो मौजूद होंगे। ठीक है, तो ये चार टाइप्स भी जो है वो स्टूडेंट आपने याद रखनी है, इनकी डेफिनेशन और जस्ट आपको एग्जांपल जो है वो पता होनी चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे ना मैं आपको एक और टॉपिक जो है वो करवाने जा रहा हूँ जो कि एक साइड टॉपिक है, लेकिन कवर कर लेना जरूरी है। एक टर्म यूज करते हैं हम जब हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करते हैं, तो स्टूडेंट हम जो है ना एक टर्म यूज करते हैं डेट इज नोन एज प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब ये प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी की जो सिंपल डेफिनेशन है वो क्या है, दी चांस ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी क्या है, दी चांस ऑफ एन इवेंट टू अकर, ठीक है, किसी भी इवेंट के होने का जो चांस है, किसी शय के होने का जो चांस होता है उसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि ये जो हमने क्रॉस करवाया है, तो इस क्रॉस में अगर आप देखें तो F2 जनरेशन के अंदर, F2 जनरेशन के अंदर टोटल जो मेंबर्स हैं, जो ऑफस्प्रिंग्स पैदा हुए हैं वो चार हैं, जिनमें से हमने देखा कि चार में से तीन की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है, राउंड की है, कि राउंड की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है, 3 है, और रिंकल की जो पॉसिबिलिटी है वो कितनी है, वो 4 है। मतलब हर चार में से तीन जो है वो राउंड होंगे और
रिंकल के होने के कितने चांसेस हैं, वो 1% है। तो किसी भी शय के या किसी भी इवेंट के होने का जो चांस होता है, द चांस ऑफ एन इवेंट टू अकर, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। तो F2 जनरेशन में अगर हम यहाँ पे देखें तो राउंड की जो प्रोबेबिलिटी, राउंड फिनोटाइप की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, वो होगी 3/4 के हर चार में से तीन जो है वो राउंड होंगे, हर चार में से एक जो होगा वो क्या होगा, रिंकल होगा, हर चार में से एक जो है वो क्या होगा, रिंकल होगा। तो इसी हिसाब से अगर हम यहाँ पे एक रूल बनाते हैं, लेट्स से स्टूडेंट हम ना एक रूल बनाते हैं यहाँ पर जिसको हम कहेंगे प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, अब इसका फायदा क्या है, देखिए जो हमने अभी डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाया था, एक काफी लेंथी प्रोसीजर था, उसके लिए हम ना एक शॉर्टकट यूज करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, तमाम जो इवेंट्स होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज लिख लेते हैं। लेट्स से हमारे पास जो है ना एक इवेंट है 1, ठीक है, और एक इवेंट है हमारे पास 2। अब इवेंट 1 जो है, लेट्स से वो हम ले लेते हैं, इवेंट 1 हम कहाँ से लेते हैं, वो लेते हैं यहाँ से। लेट्स से ये हमारे पास इवेंट 1 था जिसमें हमने क्या किया, येलो का क्रॉस करवाया किसके साथ, ग्रीन के साथ, और राउंड का क्रॉस करवाया, मतलब एक इवेंट में हमने सिर्फ एक ट्रेड को लेना है। अब देखिए येलो का हमने देखा कि येलो के अपेयर होने के कितने चांस हैं, वो 4 में से कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। इसी तरह ग्रीन के अपेयर होने के कितने चांस हैं, ग्रीन के अपेयर होने के कितने चांस हैं, वो है 1/4। इसी तरह अगर हम स्टूडेंट एक और इवेंट लेते हैं, उसमें हम राउंड और ग्रीन की बात करते हैं, तो राउंड चूंकि डोमिनेट है तो उसके भी चांसेस ज्यादा होंगे, 4 में से 3, और जो रिंकल है उसके चांसेस भी क्या होंगे हमारे पास, वो होंगे 4 में से 1। तो ये हमने क्या किया, इंडिविजुअल, यहाँ पे मैं लिखूंगा, ये मैंने क्या किया, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज मैंने लिखी हैं, मतलब हर इंडिविजुअल की मैंने प्रोबेबिलिटी लिख ली है। राउंड है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है, ग्रीन है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हर इंडिविजुअल की हमने प्रोबेबिलिटी जो है वो यहाँ पर लिख ली है, ठीक है। अच्छा अब लेट्स से, अब इवेंट 1 में हम सिर्फ एक ट्रेड को लेके चल रहे हैं स्टूडेंट, एंड दैट इज बेसिकली शेप। इवेंट 2 में भी हम स्टूडेंट एक ही ट्रेड को लेके चल रहे हैं, एंड दैट इज एक्चुअली द कलर। लेट्स से हम करवाते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस, जिसमें हमने क्या करना है, दोनों इवेंट्स को हमने क्या कर देना है, कंबाइन कर देना है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस हम कैसे कर सकते हैं, हमने दो इवेंट्स हैं जो अलग अलग हमने परफॉर्म किए हुए हैं, अगर हम दोनों की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर दें तो स्टूडेंट ये प्रॉपर जो पैटर्न होगा ये हमारे पास क्या होगा, दैट विल बी नोन एज। अब देखिए हमारे पास जो कॉम्बिनेशन बन सकता है वो राउंड येलो भी बन सकता है, जो हमने किस में पढ़ा, डाई हाइब्रिड क्रॉस में पढ़ा, राउंड येलो भी बनता है हमारे पास, और राउंड ग्रीन भी बनता है, क्योंकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगी, ठीक है। राउंड वाला जो अलील है वो येलो के साथ भी असॉर्ट हो सकता है, राउंड वाला जो अलील है वो ग्रीन के साथ भी असॉर्ट हो सकता है। स्टूडेंट इस चीज को आपने समझना है, डाई हाइब्रिड क्रॉस को एक बार दोबारा रिवाइज कीजिएगा इसको समझने के लिए, ठीक है। इसी तरह हमने पढ़ा कि रिंकल जो है, रिंकल वाला जो अलील है वो येलो के साथ भी असॉर्ट हो सकता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 है, और रिंकल वाला जो है वो ग्रीन के साथ भी जो है वो अपने आप को क्या कर सकता है, क्रॉस करवा सकता है। चलिए हम यहाँ पे भी इनको शो कर देते हैं, ठीक है। इनको हम 2 टाइम्स जो है वो यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। अब हमने हर इंडिविजुअल की प्रोबेबिलिटी लिख रही है। अब हमने देखना है डाई हाइब्रिड क्रॉस में राउंड येलो के अपेयर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। देखिए हमने, लेट्स से ये हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाया, ये हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाया, प्रोबेबिलिटी निकाली, ये हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाया, प्रोबेबिलिटी निकाली। अब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस में जानते हैं कि एक अलील जो है वो दूसरे अलील के किसी भी दूसरे ट्रेड के किसी भी अलील के साथ अपने आप को कंबाइन कर सकते हैं, इसलिए हमने इसको 2 बार लिख लिया। तो राउंड येलो के साथ कंबाइन होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास, इसको अगर हम इसको हम प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, डेट विल बी 9/16। सिमिलरली अगर हम इसका क्रॉस करवाते हैं हमारे पास ये क्या बन जाएगी, डेट विल बी हमारे पास क्या बन जाएगी, 3/16। सिमिलरली अगर हम रिंकल येलो की बात करते हैं तो रिंकल येलो जो है वो भी हमारे पास क्या होगा, डेट इज 1/4 मल्टीप्लाई 3/4, डेट इज 3/16। और इसी तरह अगर हम रिंकल ग्रीन की बात करते हैं तो डेट इज 1/4, 1/4 डेट इज 1/16। तो इसका मतलब है कि हम बगैर क्रॉस करवाए, प्रोडक्ट रूल का फायदा क्या है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, दोनों इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटीज हैं, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज जो है उनको हम क्या कर देते हैं, उनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो प्रोबेबिलिटीज होंगी वो ये होंगी कि राउंड येलो की, राउंड ग्रीन की, येलो ग्रीन की, तो आप देखिए सेम वही प्रोबेबिलिटीज आ रही हैं जो कि हमारे एक्सपेरिमेंट के नतीजे में भी रिजल्ट आ रहा है। तो प्रोडक्ट रूल में हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल द प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ, लेट से अगर हम इसकी बात करते हैं सिर्फ, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकाल सकते हैं, ऑफ राउंड येलो, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी डेट इज इक्वल टू, अब जरा यहीं से हमने डेफिनेशन बनानी, इज इक्वल टू, ठीक है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लीकेशन, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, अब प्रोडक्ट हमने किसकी लेनी है, मल्टीप्लीकेशन किसकी करनी, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज। अभी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी हमने किसकी ली है, राउंड की भी और येलो की भी, ऑफ राउंड
एंड येलो। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में चूंकि हमने इन दोनों को इकट्ठा करना है, तो सिंपल आप क्या करें, राउंड की जो प्रोबेबिलिटी है, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है, और येलो की जो प्रोबेबिलिटी है जो हमने यहाँ पे लिखी, सिंपल उनको क्या कर दे, उनकी प्रोडक्ट कर दे, उनको मल्टीप्लाई कर दे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर जो है वो हमारे पास इसी तरह अगर हमारे पास लेट से 3 इवेंट्स हैं, अगर हमने ट्राई हाइब्रिड क्रॉस करवाना है, तो बजाय हम एक लेंथी क्रॉस करवाने के, हम सिंपल इस मैथमेटिकल मल्टीप्लीकेशन से हम सिंपली क्या कर सकते हैं, हम ये प्रोबेबल कर सकते हैं, हम ये प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं कि अगर हम ट्राई हाइब्रिड क्रॉस करवाते हैं तो उसमें जो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास फिनोटाइप्स के हवाले से जो है वो क्या होगा। तो ये भी आप प्रोडक्ट रूल और इसको प्रोबेबिलिटी को एक बार जो है वो देख सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जी जीन लिंकेज का। अच्छा, इससे जीन लिंकेज अगर आप नाम पे गौर करें तो जीन्स आपस में जो है वो लिंक्ड होते हैं। अब इसका मतलब क्या है, देखिए स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं एक ऑर्गेनिज्म की, तो एवरी ऑर्गेनिज्म जो है, हर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है, एवरी ऑर्गेनिज्म हैज थाउजेंड्स ऑफ ट्रेट्स इन द बॉडी। ठीक है, हर जानदार की बॉडी में हजारों की तादाद में जो है वो ट्रेट्स पाई जाती है, और अल्टीमेटली ये जो ट्रेट्स हैं इनको कंट्रोल कौन कर रहा होता है, डेट आर कंट्रोल्ड बाय जीन्स। ठीक है, डेट आर कंट्रोल्ड बाय थाउजेंड्स ऑफ जीन्स। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि बॉडी में हर ट्रेट जो है उसको क्या कर रहे होते हैं, जीन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। लेट से एक ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी में हजारों ट्रेट्स मौजूद हैं, तो अल्टीमेटली उसको हजारों जीन्स भी कंट्रोल कर रहे होंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम क्रोमोसोम की बात करते हैं, बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की जब हम बात करते हैं, जब हम क्रोमोसोम की तरफ आते हैं, बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर वेरी लिमिटेड। लेकिन क्रोमोसोम की जब हम बात करते हैं तो उनकी तादाद तो बहुत कम होती है। हमने अब ये क्रोमोसोम का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने तो पढ़ा था कि बॉडी में जो जीन्स होते हैं वो क्रोमोसोम्स पर पाए जाते हैं। तो जब क्रोमोसोम्स इतने कम हैं तो जीन्स इतने ज्यादा कैसे हो सकते हैं। इसका सिंपल मतलब ये है कि हमारी बॉडी में इट मींस, इसका मतलब ये है, इट मींस दैट इट मींस दैट अ सिंगल क्रोमोसोम, इट मींस, इसका मतलब ये है कि एक क्रोमोसोम के ऊपर या होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर कैरी मैनी जीन्स ऑन इट। इसका मतलब ये है कि एक क्रोमोसोम के ऊपर बहुत सारे जीन्स पाए जाते हैं। तो एक क्रोमोसोम के ऊपर बहुत सारे जीन्स का मौजूद होना, तो इस अमल को हम कहते हैं स्टूडेंट जीन लिंकेज। तो जीन लिंकेज क्या होगी, द प्रोसेस ऑफ, व्हाट इज जीन लिंकेज, द प्रोसेस ऑफ स्टेइंग टुगेदर, इकट्ठे पाए जाना, एक जगह पर पाए जाना, द प्रोसेस ऑफ स्टेइंग टुगेदर ऑफ ऑल द जीन्स। ठीक है, यहाँ पे ऑल द जीन से मुराद है बहुत सारे जीन्स। ठीक है, ऑफ ऑल द जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम पर बहुत सारे जीन्स का इकट्ठे पाए जाना, ये क्या कहलाएगा, द प्रोसेस ऑफ स्टेइंग टुगेदर ऑफ ऑल द जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम इज कॉल्ड जीन लिंकेज। तो क्रोमोसोम के ऊपर, एक क्रोमोसोम के ऊपर जितने भी जीन्स पाए जाते हैं वो सारे के सारे मिलकर क्या बनाते हैं, वो जीन लिंकेज बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट एग्जैक्ट जो टर्म आएगी ना, इट मींस दैट अ होमोलोगस क्रोमोसोम आएगा, सिंगल नहीं आएगा, सॉरी स्टूडेंट, क्योंकि जीन्स के दो पार्टनर्स होते हैं लील्स, और वो लील्स जो होते हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो जीन लिंकेज, अब होमोलोगस, इसका मतलब है कि होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं उनके ऊपर एक जीन नहीं होता, उनके ऊपर बहुत सारे जीन्स जो हैं वो पाए जाते हैं। तो क्रोमोसोम के ऊपर बहुत सारे जीन्स का इकट्ठे पाए जाना, ये अमल क्या कहलाता है, ये जीन लिंकेज कहलाता है। और उन जीन्स को हम क्या नाम देते हैं, वो क्रोमोसोम के ऊपर वो जो जीन्स मौजूद होते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, उनको हम नाम देते हैं लिंक्ड जीन्स का। तो एक क्रोमोसोम के ऊपर बहुत सारे जीन्स का इकट्ठे पाए जाना, एक क्रोमोसोम के ऊपर तमाम जीन्स का इकट्ठे पाए जाना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ये जीन लिंकेज कहलाता है। तो इसका मतलब है कि क्रोमोसोम के ऊपर जितने भी जीन्स होंगे वो सारे मिलकर क्या बना रहे होंगे, जीन लिंकेज बना रहे होंगे। अब एक इंसान के अंदर, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जीन लिंकेज कितने हो सकते हैं, तो याद रखिएगा स्टूडेंट कि जो नंबर ऑफ जीन लिंकेज होता है, नंबर ऑफ जीन लिंकेज होता है, ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन, किस चीज पे डिपेंड कर रहा होता है, इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ होमोलोगस पेयर्स। ठीक है, कि उस जानदार में होमोलोगस पेयर्स जो हैं वो कितने हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बीइंग की, तो हमारी बॉडी के अंदर, अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर 23 होमोलोगस पेयर्स जो हैं वो मौजूद हैं। अब 23 होमोलोगस पेयर्स का मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर टोटल जो जीन लिंकेज होंगे वो भी कितने होंगे, 23 जीन
लिंकेज जो है वो मौजूद होंगे। ठीक है, तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर जो है वो जीन्स का इकट्ठे पाए जाना वो क्या बना देता है, जीन लिंकेज बना देता है। जितने एक ऑर्गेनिज्म में होमोलोगस पेयर्स होंगे उतने ही उसमें जीन लिंकेज भी होंगे। ठीक है, जैसे अगर हम स्टूडेंट मिसाल के तौर पर आपको एमसीक्यूज में पूछ लेता है कि जैसे एक फ्रूट फ्लाई है जिसको साइंटिफिक नेम ड्रोसोफिला मिलानोगेस्टर है। अब ड्रोसोफिला जो है इसमें 4 होमोलोगस पेयर्स हैं। ठीक है, तो आपसे वो पूछ सकता है बताएं इसमें जीन लिंकेज कितने होंगे। तो जब 4 होमोलोगस पेयर्स हैं तो अंडरस्टूड सी बात है स्टूडेंट के इसके अंदर जो जीन लिंकेज होंगे वो भी कितने होंगे, वो भी 4 होंगे। ठीक है, तो इंसान की अगर हम बात करते हैं तो चूंकि हमारी बॉडी में 23 होमोलोगस पेयर्स हैं, लिहाजा हमारी बॉडी के अंदर जो जीन लिंकेज की तादाद होगी वो भी कितनी होगी, 23 होगी। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम देखते हैं तो हमारी इसका मतलब है कि एक ही क्रोम तो साबित हुआ कि एक क्रोमोसोम के ऊपर बहुत सारी मल्टीपल जीन्स जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर स्टूडेंट अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग में, तो ह्यूमन बीइंग्स में जो एक्स क्रोमोसोम होता है, अब इस एक्स क्रोमोसोम के ऊपर मल्टीपल जीन्स पाए जाते हैं। इसके ऊपर कलर ब्लाइंडनेस के जीन्स भी जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस के जीन्स भी होते हैं। इसके ऊपर जो है वो हीमोफीलिया जो डिजीज है उसके भी जो है वो जीन्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा गाउट है। ठीक है, और मल्टीपल जीन्स जो हैं वो इसके ऊपर मौजूद होती हैं। अब ये सारे जो हैं, ये सारे जीन्स इन सब के इन ये जो कलर ब्लाइंडनेस हीमोफीलिया गाउट इन सब के जीन्स एक ही क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद हैं। तो ये हमारे पास स्टूडेंट क्या बन जाएगा, ये हमारे पास एक लिंकेज, एक जीन लिंकेज जो है वो बन जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट क्रोमोसोम नंबर, अगर हम बात करें क्रोमोसोम नंबर 11 की, तो क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर जो है उसके ऊपर भी बहुत सारे जीन्स पाए जाते हैं। जैसे सिकल सेल एनीमिया है, फिर इसके अलावा हमारे पास ल्यूकीमिया है। ये सारे क्या हैं, ये हमारे पास जो है वो डिफरेंट टाइप के ब्लड डिसऑर्डर्स हैं। फिर इसके अलावा हमारे पास एक और कंडीशन आती है डेट इज अल्बिनिज्म। ठीक है, तो अब इन सबके जो जीन्स हैं ये क्रोमोसोम नंबर 11 पर मौजूद हैं, तो ये भी मिलकर क्या बना रहे हैं, ये भी एक लिंकेज ग्रुप जो है वो बना रहे हैं। तो यहां पर जो इस टॉपिक के अंदर जितना भी हमने स्टूडेंट पढ़ा इसमें जो खास बात याद रखनी है वो है नंबर ऑफ जीन लिंकेज। नंबर ऑफ जीन लिंकेज जो है वो स्टूडेंट किस पे डिपेंड कर रहे होते हैं, मैं ये जो लाइन है ये आपने लाजमी तैयार करनी है। नंबर ऑफ जीन लिंकेज जो है वो डिपेंड कर रहे होते हैं किसके ऊपर, नंबर ऑफ होमोलोगस पेयर के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपने याद रखनी है। अब यहां पर इसका ताल्लुक इनहेरिटेंस से कैसे होगा, ये जो लिंकेज ग्रुप्स हैं क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स का इकट्ठे पाए जाना जो है जिसको हम जीन लिंकेज का नाम दे रहे हैं, इसका जो है वो मुख्तलिफ जो रिजल्ट्स हैं इनहेरिटेंस के उन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम स्टडी करेंगे। हमने यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना है स्टूडेंट, जो कि हमसे एग्जाम्स के अंदर जो है वो पूछा जा रहा है, जो न्यू सिलेबस है, कि जीन लिंकेज को हमने लिंक करना है किसके साथ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के साथ। मैं एक बार से दोबारा रिवाइज करता चलूं स्टूडेंट, हमने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अंदर ये डिस्कस किया था कि एक ट्रेट का जो अलील होता है, ठीक है, वन अलील ऑफ अ ट्रेट असॉर्ट, मतलब अरेंज, अगर मैं सिंपल वर्ड यूज करूं तो अरेंज इंडिपेंडेंटली, कि एक ट्रेट का जो अलील होता है वो अपने आप को क्या करता है, इंडिपेंडेंटली अरेंज करता है, अरेंज इंडिपेंडेंटली टू अलील ऑफ अदर ट्रेट। अब ये जो चीज है ना जिसमें एक ट्रेट का जो अलील होता है वो दूसरे ट्रेट के अलील के साथ इंडिपेंडेंटली अपने आप को अरेंज करता है, जिसको हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट सॉर्टमेंट कहते हैं, ये जो है ना टोटली बरक्स होती है जीन लिंकेज के। क्योंकि क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन्स पाए जाते हैं जो अल्टीमेटली ट्रेट्स को ही डील कर रहे हैं, जितना ज्यादा उनके दरमियान लिंकेज मजबूत होगा, अल्टीमेटली उनकी जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगी वो उतनी ज्यादा जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगी। जितना ज्यादा जीन्स आपस में लिंक होंगे, उनके दरमियान लिंक जितना टाइट होगा, अल्टीमेटली उतना ज्यादा उनकी जो इंडिपेंडेंट अरेंजमेंट होगी वो क्या हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। तो मतलब वो तमाम जीन्स, वो तमाम ट्रेड्स जिनके जीन्स के दरमियान लिंक ज्यादा टाइट होगा, वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को जो है वो ओबे नहीं करेंगे। ठीक है, वो अपोज करेंगे। क्यों, जीन्स जब लिंक होंगे आपस में तो फिर उनको इंडिपेंडेंटली अरेंज करना जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास जो है ना कई किस्म की पॉसिबिलिटीज जो है वो अराइज होती हैं। अब पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि अगर तो लेट से अगर क्रोमोसोम पर जो जीन्स है उनके दरमियान कोई लिंकेज नहीं है, लेट से अगर कोई लिंकेज नहीं है, देयर इज नो लिंकेज बिटवीन जीन्स, तो अगर तो जीन्स के दरमियान, याद रखिएगा जब हम जीन्स की बात करेंगे इसका मतलब हम ट्रेड्स की बात कर रहे हैं, अगर तो ट्रेड्स के दरमियान, अगर जीन्स के दरमियान कोई लिंक नहीं है, तो फिर क्या होगा, फिर रेशो ऑफ जो पेरेंटल कम्बिनेशन होगा, पेरेंटल कम्बिनेशन, रेशो ऑफ पेरेंटल कम्बिनेशन, और जो रिकम्बिनेंट जो नए कम्बिनेशन होंगे उनकी जो रेशो होगी वो फिर इक्वल होगी।
ठीक है, दैट इज 1:1। इफ देयर इज नो लिंक बिटवीन द जीन्स, तो फिर पेरेंटल और रिकम्बिनेंट टाइप की रेशियो क्या होगी, 1:1 होगी। लेकिन अगर लेट से जो है लूज लिंकेज आ जाता है, अगर इफ देर इज अ लूज लिंकेज बिटवीन जीन्स, अगर जीन्स के दरमियान जो लिंकेज है वो लूज है, तो फिर क्या होगा, उतने ही ज्यादा चांसेस जो है वो हो जाएंगे, इंक्रीज पॉसिबिलिटी ऑफ रिकम्बिनेंट टाइप्स। अब ये डिपेंड करेगा कि उनके दरमियान जो लूजनेस है वो कितनी ज्यादा है, इंक्रीज पॉसिबिलिटी ऑफ रिकम्बिनेंट टाइप्स। ठीक है, मतलब अलील्स के दरमियान जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगी उसकी चांसेस जो है वो और ज्यादा जो है वो बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर जीन लिंकेज जो है वो टाइट होगा, इफ देर इज टाइट लिंकेज बिटवीन जीन्स, तो अल्टीमेटली उस, अगर लिंक जीन्स के दरमियान टाइट लिंकेज होगा, तो उन जीन्स के जो अलील्स होंगे वो इंडिपेंडेंटली जो है वो असॉर्ट नहीं हो पाएंगे। नतीजा क्या होगा, यहां पर ज्यादा जो है मोर पेरेंटल टाइप्स ही हमें मिलेंगी, मोर पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही हमें नई नस्ल के अंदर मिलेगा, और लेस रिकम्बिनेंट जनरेशन मिलेगा, लेस रिकम्बिनेंट हमें टाइप्स जो है वो मिलेंगे। जाहिर सी बात है, जब क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स हैं वो आपस में टाइटली लिंक हैं, तो उन जीन्स के जो अलील्स हैं वो अपने आप को इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से रिकम्बिनेंट टाइप्स जो होंगी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर या F2 जनरेशन के अंदर वो कम प्रोड्यूस होंगी, और ज्यादा जो कम्बिनेशन प्रोड्यूस होंगे वो पेरेंटल ही होंगे। अगर लिंकेज होगा ही नहीं जीन्स के दरमियान, तो अल्टीमेटली फिर रिकम्बिनेशन के चांसेस जो हैं, जब जीन्स के दरमियान लिंक नहीं होगा तो अलील्स की जो असॉर्टमेंट होगी वो ज्यादा आसान हो जाएगी, इंडिपेंडेंटली वो असॉर्ट कर सकेंगे, जिससे रिकम्बिनेंट टाइप जो है वो ज्यादा होंगी। अब फिर एक चीज अक्सर हम स्टूडेंट पढ़ते हैं वो है क्रॉसिंग ओवर, जो कि आप जानते हैं क्रॉसिंग ओवर कब होती है, मियोसिस के दौरान। जाहिर सी बात है, जब भी गैमीट्स बनते हैं तो वो हम जानते हैं स्टूडेंट के ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स में जब भी मियोसिस बनते गैमीट्स बनते हैं वो हमेशा मियोसिस के जरिए बनते हैं। अब मियोसिस में आप स्टूडेंट जानते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना होता है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर जिसमें जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, जो हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे भी, उनके नॉन सिस्टर क्रोमाटिड क्या करते हैं, अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज करते हैं। अच्छा, उससे क्या होता है, आपने पढ़ा था जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो उससे रिकम्बिनेंट जो टाइप्स होती हैं उनके चांसेस जो है वो क्या हो जाते हैं, रिकम्बिनेंट टाइप्स की जो रेशो होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज रिकम्बिनेंट टाइप। क्योंकि क्रॉसिंग ओवर के अंदर क्या होता है, जो जीन जब क्रोमोसोम के सेगमेंट एक्सचेंज होते हैं तो उससे जो जीन्स होते हैं, लिंक्ड जो जीन्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं, और जब लिंक जीन सेपरेट होंगे, उनके दरमियान लिंकेज खत्म होगा, तब ही रिकम्बिनेंट टाइप्स जो है वो बन सकेंगी। तो जितना ज्यादा हम ये कह सकते हैं, कंक्लूजन अगर हम ये निकालते हैं तो कंक्लूजन ये होगा कि जितना ज्यादा जीन लिंकेज होगा उतना ज्यादा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो मुश्किल होगी। इसलिए मैंने यहाँ पे टाइटल में लिखा है जीन लिंकेज वर्सेस मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो जितना जीन्स के दरमियान लिंक ज्यादा होगा उतना अलील्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो नहीं करेंगे। इसको हम इस तरीके से एक फार्मूला के जरिए भी जो है वो समझ सकते हैं कि जीन लिंकेज जो होगा, डेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ अलील्स, जिसको हम क्या नाम देंगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, जिसको हम क्या नाम देंगे स्टूडेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जितना ज्यादा लिंक, जितना जीन्स के दरमियान लिंक ज्यादा होगा उतना अलील्स की जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो कम होगी। तो इसका मतलब है कि वो जीन्स जो टाइटली लिंक होंगे वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर जीन्स के जितना लिंक उनके दरमियान लूज होगा उतना ज्यादा अलील्स की असॉर्टमेंट इंडिपेंडेंट होगी, उतने ज्यादा नए रिकॉम्बिनेशंस जो है वो बनेंगे। और एक अमल जो हम पढ़ते हैं अक्सर, क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर तो मियोसिस में लाजमी फिनोमिना है। क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या होता है, क्रोमोसोम के जब सेगमेंट एक्सचेंज होते हैं तो बहुत सारे जो लिंक्ड जीन्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके दरमियान लिंकेज जो है वो कम होता है। और हमने पढ़ा है कि जितना लिंकेज कम होगा उतना रिकम्बिनेंट, उतनी अलील्स की इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ज्यादा होगी, और जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ज्यादा होगी तो फिर रिकम्बिनेंट्स, रिकम्बिनेंट्स का मतलब है नए कॉम्बिनेशंस जो हैं वो अल्टीमेटली ज्यादा बन पाएंगे, और यूं नए करेक्टर्स जो है वो इंट्रोड्यूस होंगे। तो ये एक टॉपिक था जो कि नए सिलेबस के अंदर जो है वो ऐड किया गया था। चलिए हम क्रॉसिंग ओवर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखें स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास ये एक होमोलोगस पेयर जो है वो मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है, जिसके ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जीन जो है वो मौजूद है। अब देखें यहाँ पर ये ए, इस क्रोमोसोम पे ये ए जीन है, ये बी जीन है, और ये सी जीन है। अब ये सारे क्या हैं, ये हैं लिंक्ड जीन्स। अब जब क्रॉसिंग ओवर होगी तो क्रॉसिंग ओवर में जो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं, एक क्रोमोसोम के जो क्रोमाटिड्स होते हैं उनको हम सिस्टर क्रोमाटिड्स कहते हैं, और दो जो क्रोमोसोम के जो क्रोमाटिड्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं। अब देखिए यहाँ पे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड क्या कर रहे हैं, क्लासमेटा फॉर्मेशन के बाद यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज करें। सेगमेंट्स को एक्सचेंज करने से यहाँ पर आप देखेंगे जीन्स के दरमियान जो लिंक था
वो क्या हो गया, वो डिफरेंट हो गया। ठीक है, पहले यहाँ पर अगर हम सिंपली देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये एक लिंक जो है वो मौजूद था, लेकिन अब ये लिंक जो है वो क्या हो चुका है, टोटली डिफरेंट हो चुका है। ये हमारे पास क्या बन गए, अब ये हमारे पास ये दो रिकम्बिनेंट टाइप्स बन गई हैं, और ये हमारे पास जो है वो नॉन रिकम्बिनेंट टाइप्स है, जिनको आप पेरेंटल टाइप्स भी जो है वो कह सकते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर सिंपली, क्रॉसिंग ओवर क्या होती है हमारे पास, कि क्रॉसिंग ओवर जो है द प्रोसेस इन विच नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम वो क्या करती हैं, अपने सेगमेंट्स को क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। तो जो मेन चीज थी स्टूडेंट मैंने आपको बता दी थी, क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या होगा, जीन्स जो है वो सेपरेट होंगे, जिससे लिंकेज कम होगा, और जब लिंकेज कम होगा तो अल्टीमेटली जो है वो क्या होगा, न्यू रिकम्बिनेंट टाइप्स जो है वो ज्यादा बनेंगी, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो करने की जो है वजह से। तो अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें तो लिंकेज, जीन लिंकेज क्या करता है, जीन लिंकेज का कंपैरिजन अगर हम करें तो ये बेसिकली एक दूसरे के ऑपोजिट है, क्रॉसिंग ओवर। क्यों, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो जीन लिंकेज है ये फिनोमिना क्या करता है, जीन लिंकेज जो है ये जीन्स को आपस में लिंक करके रखता है, कीप जीन्स टुगेदर। ये जीन्स को क्या करता है, आपस में इकट्ठा करके रखता है, जिसकी वजह से इन जीन्स के अलील्स की असॉर्टमेंट इंडिपेंडेंट नहीं होती, जिससे लॉस एग्री इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वो बे नहीं करता। लेकिन क्रॉसिंग ओवर क्या करता है, क्रॉसिंग ओवर जो है ये क्या करता है, ये सेपरेट कर देता है जीन्स, सेपरेट द जीन्स। इससे जो जीन्स है वो क्या हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से रिकम्बिनेंट टाइप्स की के बनना जो है वो लाजमी हो जाता है। तो जीन लिंकेज जो है वो बेसिकली एक तरह से क्या करता है, हम कह सकते हैं कि ये अपोज करता है किसको, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को क्या करता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को क्या करता है, अपोज करता है। जबकि क्रॉसिंग ओवर जो है ये क्या करता है, ये सुपोर्ट करेगा, क्योंकि ये जीन्स को सेपरेट कर देगा, जिससे अलील्स जो हैं उनकी असॉर्टमेंट इंडिपेंडेंट हो पाएगी। यूं एक तरह से क्रॉसिंग ओवर जीन्स को सेपरेट करके क्या करेगा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो ये कंक्लूजन है जो हमने 2 पॉइंट्स के अंदर जो है वो बनाया। फिर इसके अलावा ये जो 4 पॉसिबिलिटीज आपको स्टूडेंट बताई हैं, ये भी आपने जो है वो लाजमी जो है वो तैयार करनी है। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो है जी, डेट इज सेक्स लिंकेज। अच्छा, सेक्स लिंकेज पे जो है काम जो है ये याद रखिएगा, सेक्स लिंकेज पे जितना भी काम था इसका आगाज हुआ था आफ्टर 1900, या हम कह सकते हैं आफ्टर री डिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क। तो जब मेंडल्स का काम जो है वो रीडिस्कवर्ड हो गया, ये बात पता चल गई कि बॉडी में जो ट्रेट्स होते हैं उनको बहुत सारे जीन्स जो हैं वो कंट्रोल करते हैं। अकॉर्डिंग टू मेंडल अगर हम बात करें तो उनको एलिमेंटल्स जो हैं वो कंट्रोल करते हैं। तो मेंडल्स के आफ्टर रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसी हवाले से मजीद एक्सपेरिमेंट्स किए, और यूं फिर एक नया कॉन्सेप्ट अराइज हुआ, डेट इज नोन एज सेक्स लिंकेज। अब सेक्स लिंकेज जो है वो होता क्या है, एक्सपेरिमेंट्स करने पर यह बात सामने आई कि बहुत सारे हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ट्रेट्स ऐसे भी होते हैं जिनके जीन्स जो हैं या अलील्स जो हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स पर जो है वो पाए जाते हैं। तो वो ट्रेट्स जिनको ट्रेट्स कंट्रोल्ड बाय अलील्स, या अगर हम मेंडल के मुताबिक चलें तो कंट्रोल्ड बाय फैक्टर्स, क्योंकि मेंडल ने अलील्स के लिए फैक्टर्स की टर्म यूज की थी, तो ट्रेट्स कंट्रोल्ड बाय अलील्स प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम्स आर नोन एज, उनको हम क्या नाम देंगे, दे आर नोन एज सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स। और इस फिनोमिना को एंड दिस प्रोसेस, और ये जो फिनोमिना है, ये जो प्रोसेस है, इसको हम क्या नाम देंगे, डेट इज नोन एज सेक्स लिंकेज। तो मेंडल की काम, मेंडल वर्क की रीडिस्कवरी के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने जो है वो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, जिसमें थॉमस हंट मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट हम पढ़ेंगे फ्रूट फ्लाई के ऊपर, जिससे ये बात साबित हुई कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे ट्रेट्स होते हैं जिनको कंट्रोल करने वाले अलील्स जो हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स पर पाए जाते हैं। यूं यहां से एक नए कॉन्सेप्ट का जो है वो आगाज हुआ, डेट इज नोन एज सेक्स लिंकेज। अच्छा, अब सेक्स लिंकेज पर जब एक्सपेरिमेंट्स मजीद किए गए तो इससे पता चला कि बहुत सारे जो जीन्स होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। तो वो अलील्स या वो जीन्स, जिन दोज अलील्स प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। तो सेक्स लिंकेज पर एक्सपेरिमेंट के नतीजे में 3 बातें सामने आई। पहली बात कि बहुत सारे अलील्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पर ही पाए जाते हैं, तो उन अलील्स के कंट्रोल करदा जो ट्रेट्स हैं उनको नाम दिया गया, दे आर नोन एज एक्स लिंक्ड ट्रेट्स। फिर
दूसरी बात जो सामने आई कि जी बहुत सारे ट्रेट्स ऐसे भी होते हैं जिनके अलील्स सिर्फ वाई क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं। तो वो अलील जो सिर्फ वाई क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, वो ट्रेट्स जो सिर्फ वाई, जिनके अलील सिर्फ वाई क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं, उनको क्या नाम दिया गया? दे आर नोन एज वाई लिंक्ड ट्रेट्स। ठीक है। फिर ये बात भी सामने आई कि बहुत सारे जीन्स ऐसे हैं जिनके अलील्स एक्स और वाई दोनों पर पाए जाते हैं। तो दोज अलील्स प्रेजेंट ऑन एक्स एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स, उनको क्या नाम दिया गया? दे आर नोन एज एक्स वाई, या फिर उनको नाम दिया गया सूडो, उनको क्या नाम दिया गया? दे आर नोन एज सूडो ऑटोसोमल ट्रेट्स। सूडो ऑटोसोमल ट्रेड्स। तो ये कुछ बातें भी आपने याद रखनी है। अच्छा, यहाँ पर मजीद समझिएगा कि क्रोमोसोम्स जो हैं, देखें एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं उनको हम टू कैटेगरीज में जो है स्टूडेंट्स डिवाइड करते हैं। वो क्रोमोसोम्स जो मेल और फीमेल दोनों में सेम होते हैं उनको हम कहते हैं स्टूडेंट, दे आर नोन एज ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स। और वो क्रोमोसोम्स जो मेल और फीमेल में डिफरेंट होते हैं उनको स्टूडेंट हम क्या नाम देते हैं? दे आर नोन एज सेक्स क्रोमोसोम्स। तो जब हम स्टूडेंट सेक्स लिंकेज की बात करते हैं, तो सेक्स लिंकेज जो है इस पर सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था थॉमस हंट मॉर्गन ने। तो आफ्टर रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क, थॉमस हंट मॉर्गन वो पहला साइंटिस्ट था जिसने ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जिससे एक नया कॉन्सेप्ट सामने आया कि बॉडी में बहुत सारे ट्रेड्स को कंट्रोल करने वाले जो जीन्स होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स पर भी जो है वो पाए जाते हैं। तो थॉमस हंट मॉर्गन ने जो अपने एक्सपेरिमेंट्स थे उनका आगाज किया था 1910 में। और ये एक्सपेरिमेंट्स के लिए थॉमस हंट मॉर्गन ने जो ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट किया, दैट इज फ्रूट फ्लाई, जिसका साइंटिफिक नेम है ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर। ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर। तो थॉमस हंट मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जो ऑर्गेनिज्म सिलेक्ट किया, दैट वाज अ फ्रूट फ्लाई, जिसका साइंटिफिक नेम क्या था? दैट इज थॉमस हंट मॉर्गन। अच्छा, अब याद कीजिएगा ये जो ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर है इसके अंदर 4 होमोलोगस पेयर्स जो है वो पाए जाते हैं। शायद ये बात हम लेक्चर में पहले भी कर चुके हैं कि ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर में 4 होमोलोगस पेयर यानी कि 8 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जिनमें से जो 3 पेयर्स हैं वो ऑटोसोम्स के हैं। 3 पेयर्स जो हैं वो ऑटोसोम से बिलोंग करते हैं, मतलब मेल और फीमेल में सेम है, जबकि लास्ट जो पेयर है, जो फोर्थ पेयर है, वो मेल और फीमेल में जो है वो डिफरेंट होता है। लिहाजा उस पेयर को हम क्या नाम देंगे? दैट इज नोन एज पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। अब थॉमस हंट मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाई पर ही क्यों एक्सपेरिमेंट्स किए? सवाल ये पैदा होता है कि व्हाई थॉमस हंट मॉर्गन चूज फ्रूट फ्लाई फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। तो याद रखिएगा साइंटिस्ट, याद रखिएगा स्टूडेंट, जब भी कोई साइंटिस्ट जो है वो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए किसी ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करता है तो उसमें कुछ ना कुछ खसूसियात मौजूद होती हैं जिसकी बिना पर उसको सिलेक्ट किया जाता है। आमतौर पे जेनेटिक्स के अंदर जो है, जब किसी ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट किया जाता है फॉर एक्सपेरिमेंटेशन, तो उसके अंदर कुछ खसूसियात का होना लाजमी है। जैसे उसका लाइफ साइकिल जो है वो बहुत ज्यादा शॉर्ट होना चाहिए। तो इसी तरह थॉमस हंट मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाई को इसीलिए सिलेक्ट किया क्योंकि इसका जो जनरेशन टाइम था, इट हैज वेरी शॉर्ट लाइफ साइकिल। ठीक है, या आप कह सकते हैं शॉर्ट जनरेशन टाइम, बहुत कम टाइम के अंदर जो है ये नेक्स्ट जनरेशन जो है वो प्रोड्यूस कर सकती हैं। और फ्रूट फ्लाई की जब हम बात करते हैं तो इसका जो जनरेशन टाइम है वो जस्ट 2 वीक्स पर जो है वो मुश्तमिल होता है। सेकंड, वो जो ऑर्गेनिज्म होता है उसको कैप्चर करना आसान हो, उसको ग्रो करना आसान हो, तो इजी टू कोलेक्ट। फ्रूट फ्लाई जो है इनको पकड़ना, इनको कैप्चर करना जो है वो बहुत आसान था। नंबर 2 हमने पढ़ा कि इसका जनरेशन टाइम जो है वो बहुत कम था। तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज वो थी सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। अच्छा स्टूडेंट, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म जो है वो कहते हैं, डाई का मतलब होता है टू, मॉर्फिज्म ही मॉर्फोलॉजी। ठीक है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि जो मेल और फीमेल हैं उनके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो डिफरेंट हैं। मेल और जो फीमेल हैं, दे हैव मैनी डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स, जिसकी बिना पर हम बासानी उनको डायग्नोस कर सकते हैं कि इनमें मेल कौन है और फीमेल कौन है। जैसे अगर हम बात करें ड्रोसोफिला के केस में, जो मेल हैं, तो मेल जो है उनका साइज क्या होता है? मेल हैव स्मॉल साइज। ठीक है, ड्रोसोफिला के केस में जो मेल है उनका साइज क्या होता है? स्मॉल होता है। नंबर 2, दे हैव सेक्स कॉम्स, कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ऑन फ्रंट लेग्स। ठीक है। नंबर 3, दे हैव राउंड एब्डोमन।
राउंड एब्डोमेन। जबकि अगर हम फीमेल्स की बात करते हैं तो फीमेल में जो साइज है वो क्या है, फीमेल्स आर लार्ज इन साइज, ठीक है, सेक्स कॉम्स आर एब्सेंट, एंड जो एब्डोमेन है वो राउंड नहीं है बल्कि वो क्या है, पॉइंटेड है। तो मेल और फीमेल के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स जो है वो क्या है, डिफरेंट है। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, जिससे मेल और फीमेल को जो है आइडेंटिफाई करना जो है वो आसान हो जाता है। फिर इसके अलावा जो है, जो ड्रोसोफिला थी, ये जो फ्रूट फ्लाई है, इनके जो सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर एक जॉइंट, एक बड़े साइज का जो है वो क्रोमोसोम जो है वो डायग्नोस किया गया, जॉइंट क्रोमोसोम डायग्नोस किया गया, ठीक है, जिसके ऊपर खास किस्म के बेंडिंग पैटर्न्स जो है वो मौजूद है, हैविंग स्पेशल बेंडिंग पैटर्न्स। तो एक स्पेशल टाइप का क्रोमोसोम जो है वो डायग्नोस हुआ, जिसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के बेंडिंग पैटर्न्स जो है वो मौजूद थे। फिर इसको सिलेक्ट करने की एक और वजह थी, मेंडल ने, थॉमस हंट मॉर्गन ने 85 ट्रेट्स जो थे उनको आइडेंटिफाई किया इन ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर, 85। और लास्टली ये जो फ्रूट फ्लाई थी, इट वाज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का भी जो है वो पार्ट थी। तो इन खसूसियात को मद्देनजर रखते हुए थॉमस हंट मॉर्गन जो था उसने फ्रूट फ्लाई को अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए जो है वो सिलेक्ट किया। अच्छा, अब एक्सपेरिमेंट्स की अगर हम बात करें तो एक्सपेरिमेंट में अब 85 ट्रेड्स, हमने कहा कि फ्रूट फ्लाई के अंदर 85 जो ट्रेड्स थे उनको जो है वो सिलेक्ट किया, उनको आइडेंटिफाई किया। लेकिन जो एक्सपेरिमेंट था, थॉमस हंट मॉर्गन ने सिर्फ एक ट्रेड जो था जिस पर एक्सपेरिमेंट किया, और वो ट्रेड था डेट इज आई कलर, ठीक है। फ्रूट फ्लाई में जो आई कलर था उसका ट्रेड जो है उसको स्टडी किया। अब आई ट्रेड की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए एक हमारे पास जो है उस एक तो हमारे पास है रेड कलर, ठीक है, रेड कलर, और सेकंड जो था दैट वाज वाइट कलर। अब रेड कलर याद रखिएगा स्टूडेंट के, ये इसको नॉर्मल फिनोटाइप भी कहा जाता है, इसको वाइल्ड टाइप का नाम भी दिया गया। मतलब कि नॉर्मली अगर देखा जाए तो नॉर्मली जो फ्रूट फ्लाई है ड्रोसोफिला, उसके अंदर जो आइस का कलर होता है वो रेड होता है, जबकि जो व्हाइट कलर था उसको म्यूटेंट फॉर्म का नाम दिया। म्यूटेंट फॉर्म का मतलब है जो म्यूटेशन की वजह से होता है, मतलब कि ये नॉर्मल नहीं है, ये म्यूटेशन की वजह से ये एक कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड जो है वो फ्रूट फ्लाई के अंदर जो है वो डायग्नोस हुआ, मौजूद हुआ, दैट इज व्हाइट कलर। अच्छा, अब इस हवाले से मेंडल ने, जो थॉमस हंट मॉर्गन था, उसने क्या किया, 4 एक्सपेरिमेंट्स जो है वो परफॉर्म किए। 4 एक्सपेरिमेंट्स, या आप कह लें 4 क्रॉस जो है वो किए, ये ज्यादा बेहतर होगा। अब पहले क्रॉस की अगर हम बात करते हैं, अगर हम उन क्रॉसेस को वन बाय वन स्टूडेंट स्टडी करते हैं, तो क्रॉस नंबर 1 जो था, ये इन क्रॉसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, डिटेल आपने याद नहीं करनी, सिर्फ क्रॉसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्रॉस 1 के अंदर थॉमस हंट मॉर्गन ने क्या किया, ही टुक, उसने क्या किया, ही टुक रेड आई, ट्रू ब्रीडिंग रेड आई फीमेल, एंड क्रॉस फर्टिलाइज विद वाइट, क्रॉस फर्टिलाइज विद वाइट आई मेल। तो अपने पहले क्रॉस के अंदर जो है थॉमस हंट मॉर्गन ने एक रेड आई फीमेल को लिया और उसका क्रॉस करवा दिया किसके साथ, व्हाइट आई मेल के साथ। अब उसके नतीजे में क्या हुआ कि जितने भी इस एक्स क्रॉस के नतीजे में जितने भी ऑफस्प्रिंग्स F1 जनरेशन के अंदर पैदा हुए, ऑल हैव रेड आईज, सब के अंदर क्या मौजूद थी, रेड आईज जो है वो मौजूद थी। मतलब जो मेल थे वो भी रेड आईज के साथ जो है वो प्रोड्यूस हुए, और जो फीमेल थी उनमें भी रेड आईज जो है वो मिली, जो कि मेंडल के वर्क के साथ जो है वो रिलेट करता है। क्योंकि मेंडल के मुताबिक अगर हम देखें तो F1 में सिर्फ डोमिनेंट करेक्टर जो है वो पैदा होता है, जबकि जो रिसेसिव करेक्टर होता है वो उसमें मास्क्ड हो जाता है। तो इससे हमें ये बात भी सामने आई कि जो रेड आई कलर है ये क्या होता है, डोमिनेंट होता है, और जो व्हाइट आई कलर है वो क्या होता है, रिसेसिव होता है। लिहाजा अब फीमेल है तो हम यहाँ पर जो क्रोमोसोम मेंशन करेंगे वो एक्स एक्स होगा, और मेल जो है उसमें हम मेंशन करेंगे XY, ठीक है। अब जो रेड आई था उसके लिए जो अलील मेंशन किया गया वो था जी W+, ठीक है, और जो रिसेसिव था उसके लिए मेंशन किया गया सिंपल W, ठीक है। अब हमने कहा था ट्रू ब्रीडिंग है, इसलिए यहाँ पर हमने होमोजाइगस जो है वो करेक्टर जो है वो मेंशन किया है। अगर हम यहाँ पे सिंपली स्टूडेंट अगर हम क्रॉस भी करवाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो गैमीट बनेगा वो हमारे पास बनेगा XW+, और यहाँ पर हमारे पास दो टाइप का जो है वो गैमीट बनेगा, एक हमारे पास बनेगा XW और सेकंड हमारे पास बनेगा Y। अगर हम इनका क्रॉस करवाते हैं तो हमारे पास एक साइड पे जो है वो XW+ ये वाले गैमीट्स बनेंगे। हमने पुनेट स्केयर में पढ़ा था कि एक पार्टनर जो होता है उसके गैमीट्स को हम एक साइड पे लिखते हैं, और जो दूसरा पार्टनर होता है उसके गैमीट्स को हम दूसरी साइड पे लिखते हैं, और सिंपली फिर हम क्या करते हैं, उनका क्रॉस करवा देते हैं। अच्छा, अब क्रॉस करवाते हैं तो क्रॉस के नतीजे में आप देखेंगे कि जो बात हमने ऊपर की कि जितने भी यहाँ पर मेल और फीमेल जो है वो पैदा होंगे, XW+, XW, XW+, Y, XY,
डब्ल्यू प्लस एक्स डब्ल्यू प्लस और एक्स डब्ल्यू प्लस वाई। तो यहाँ पे जो तमाम जो मेल और फीमेल्स हैं ऑल हैव रेड आइज। तो रिजल्ट क्या होगा, F2 जनरेशन का, सॉरी हमारे पास जो F1 जनरेशन में जितने भी रिजल्ट क्या हुआ, ऑल ऑर्गेनिज्म मेल और फीमेल हैव रेड आइज। तो यहां से हमें पता चला, रिजल्ट ये निकला कि जो रेड कलर है वो क्या है, डोमिनेट है। जो रेड कलर है वो क्या है जी, डोमिनेट है। ठीक। इसके बाद जो है सेकंड क्रॉस करवाया गया। अब ये जो रिजल्ट था ये मैच कर रहा था मेंडल के साथ, क्योंकि मेंडल के मुताबिक F1 में सिर्फ डोमिनेंट करेक्टर ही जो है वो अपेयर हो रहा है, और चूंकि यहाँ पे रेड कलर जो है वो डोमिनेंट है तो F1 में सिर्फ रेड कलर ही जो है वो अपेयर हो रहा है। अब यहां तक तो बात ठीक थी। फिर जब थॉमस हंट मॉर्गन ने दूसरा क्रॉस करवाया, अब अपने इस सेकंड क्रॉस के अंदर, अपने इस सेकंड क्रॉस के अंदर उसने क्या किया, ये जो F1 जनरेशन थी, ये जो F1 थी, F1 का उसने क्या किया, क्रॉस करवाया F1 के साथ। मतलब कि उसने क्या किया, ये जो मेल्स थे, ठीक है, यहां से एक रेड आई, अब F1 में ऑल हैव रेड कलर, तो उसने क्या किया, एक रेड आई जो है, रेड आई मेल लिया और उसका क्रॉस करवा दिया रेड आई फीमेल के साथ। ठीक है, रेड आई फीमेल के साथ जो है उसका क्रॉस करवा दिया। अच्छा, अब इसके नतीजे में क्या होगा, रेड आई मेल अल्टीमेटली उसकी अगर हम जीनोटाइप ड्रा करें तो हमारे पास क्या होगी, XW XWY। और जो फीमेल है उसकी जो जीनोटाइप होगी जो ली गई यहां पर, डेट इज XW+X। अच्छा स्टूडेंट याद रखिएगा, क्रॉस वन के अंदर हमने कहा था कि तमाम के तमाम जो और फ्रूट फ्लाइज थी दे हैव रेड कलर। तो अगर हम देखें तो 50% जो थे, 50% जो मेल थे दे हैव रेड आईज, और 50% ही जो फीमेल्स थी दे हैव रेड आइज। तो इस तरीके से भी आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं F1 की फिनोटाइप में। अच्छा, फिर उसके बाद क्या किया गया, क्रॉस नंबर 2 में F2 F1 का F1 के साथ जो है वो क्या किया गया, क्रॉस करवाया गया। अच्छा, इसमें क्या किया गया, एक रेड आई जो है, रेड आई जो है वो मेल ली गई। ठीक है, रेड आई मेल लिया गया और उसका क्रॉस किसके साथ करवाया गया, रेड आई फीमेल के साथ जो है वो क्रॉस करवाया गया, जिसकी जीनोटाइप थी XW+X। ठीक है, अब जब क्रॉस करवाया गया, अब इसकी अगर हम फिनोटाइप जो है वो अगर इसके गैमेट्स बनाते हैं तो हमारे पास क्या बनेंगे, XW+ बनेंगे। फिर इसके अलावा हमारे पास जो है वो Y बनेगा, और सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास बनेगा XW+XW। अगर हम पुनेट स्केयर के मुताबिक जो है इसको शो करते हैं तो हमारे पास अब यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा, दैट इज XW+XW+, XW+XW, XW+Y, XW और Y। अच्छा, अब यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है स्टूडेंट हमारे पास वो क्या है कि जी हमारे पास रेड आईज जो हैं, रेड, अब यहाँ पे हमारे पास जो कलर है दैट इज रेड आई, ये हमारे पास क्या है, रेड आई फीमेल है। ये हमारे पास क्या है, रेड आई फीमेल है। ये हमारे पास क्या है, रेड आई जो है ये हमारे पास है मेल, और ये हमारे पास क्या है, दैट इज वाइट आई मेल। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो हमारे पास फिनोटाइप आ रही है, अब वाइट आई जो मेल है, एक जो हमारे पास है 3:1 रेशो हमारे पास यहाँ पर आ रही है। लेकिन यहाँ पर अगर हम कंपैरिजन करें तादाद का, अब तादाद भी यहाँ पर जो है वो मेंशन की गई है। तादाद की अगर हम बात करते हैं तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास जो रेशो आ रही है ना वो आ रही है 82% और 18% के। अब इसका अगर हम कंपैरिजन करें मेंडल के लॉज के साथ, तो मेंडल के मुताबिक रेशियो आनी चाहिए 75:25। तो इसका मतलब है कि जो एक करेक्टर है वो 25% से कम बन रहा है, और एक जो करेक्टर है वो 75% से ज्यादा बन रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये जो F2 जनरेशन जो प्रोड्यूस की गई है क्रॉस नंबर 2 के अंदर, वो क्या कर रही है, इट शोज वेरिएशन टू मेंडल लॉ। ठीक है, मेंडल लॉ के मुताबिक F2 जनरेशन के अंदर जो जीनोटाइप रेशो फिनोटाइप रेशो होनी चाहिए वो 75:25 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या आ रही है, 82 और 18% जो है वो आ रही है। बुक में तादाद भी लिखी हुई है कि कितने जो है वो थॉमस हंट मॉर्गन ने रेड आई मेल फीमेल जो है वो इंट्रोड्यूस की, वो हमने तैयार नहीं कर। अच्छा, इसके बाद जो है वो फिर क्रॉस नंबर 3 करवाया गया, जिसको हम टेस्ट क्रॉस का नाम भी जो है वो देते हैं। क्रॉस नंबर 3 में क्या किया गया, टेस्ट क्रॉस, इसको टेस्ट क्रॉस का नाम जो है वो दिया गया। अच्छा, अब इस टेस्ट क्रॉस में क्या किया गया, इसमें रेड आई फीमेल, रेड आई
फीमेल। देखिए, अगर क्रॉस नंबर 2 की बात करें ना, तो यहाँ पे हमारे पास कंक्लूजन ये निकल रहा था कि यहाँ पे जो व्हाइट कलर था वो सिर्फ मेल के अंदर जो है वो पेयर हो रहा था। अगर क्रॉस 1 में आप देखें तो तमाम फीमेल्स का जो कलर था, आई कलर, वो रेड था। क्रॉस नंबर 2 की बात करें तो यहाँ भी तमाम जो फीमेल्स हैं उनमें रेड कलर ही प्रोड्यूस हो रहा है। सिर्फ व्हाइट कलर जो है वो सिर्फ किसके अंदर शो हो रहा है, वो मेल के अंदर शो हो रहा है। तो यहाँ से एक लिंक मिल रहा था कि ये जो करेक्टर है, ऐसा लगता है कि इस करेक्टर का ताल्लुक जो है वो किसी तरह से जो है वो सेक्स क्रोमोसोम से है, जेंडर से जो है वो लिंक करता है। अब इस चीज को चेक करने के लिए जो है वो क्रॉस नंबर 3 करवाया गया, जिसमें क्या किया गया, रेड आई फीमेल ली गई। ठीक है, रेड आई फीमेल ली गई और उसका क्रॉस करवाया गया किसके साथ, वाइट आई मेल के साथ। ये जो ऊपर व्हाइट आई मेल बना, इसका क्रॉस करवाया गया किसके साथ, टू वन ऑफ इट्स पेरेंट्स, F1 के साथ जो है वो इसका क्रॉस करवाया गया। ठीक है, ये जो था इसका क्रॉस करवाया गया, इसमें हमने बैक क्रॉस, हमने कहा था टेस्ट क्रॉस में हम क्या करते हैं, बैक क्रॉस करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, वन ऑफ द पेरेंट के साथ जो है वो क्रॉस करवाते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा XWY, और जो फीमेल थी हमारे पास डेट इज XW+ और XW। अब जब टेस्ट क्रॉस करवाया गया तो टेस्ट क्रॉस का जो रिजल्ट था XW+ गेमीट्स अगर हम बनाते हैं तो हमारे पास गेमीट्स अगर हम बनाते हैं तो हमारे पास दो टाइप के गेमीट्स बनेंगे यहाँ पर, XW+XW, और यहाँ भी हमारे पास दो टाइप के गेमीट बनेंगे, XW और Y। अगर हम इनकी रैंडम फर्टिलाइजेशन करवाते हैं तो अब हम देखेंगे कि जी हमारे पास रिजल्ट जो है वो क्या आता है। तो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है XW+XW, XW+Y। इसका हम इसके साथ करवाएंगे XW, XW और XWY। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, रेड आई फीमेल है, ये हमारे पास क्या है, रेड आई जो है ये मेल है, ये हमारे पास क्या है जी, व्हाइट आई फीमेल है, और ये हमारे पास क्या है जी, व्हाइट आई मेल। अब टेस्ट क्रॉस में, इस क्रॉस नंबर 3 में आप देखें तो यहां पर हमारे पास क्या हो रहा है, व्हाइट आई फीमेल आ रही है, और ये तभी आ रही है जब ये क्या होगी, होमोजाइगस होगी। तो यहां से कंक्लूजन ये निकाला कि ये जो हमारे पास ये जो ट्रेट है, इसका जो अलील है वो किसके ऊपर मौजूद है, वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद है, जो कि हमने ऑलरेडी जो है वो ड्रॉ कर लिया है कि एक्स क्रोमोसोम पर एक फीमेल जो है उनमें व्हाइट आई जो है कलर इसलिए कम प्रोड्यूस होगा क्योंकि फीमेल जो है वो इस अलील के लिए तब तक जो है वो शो नहीं होंगी जब तक वो होमोजाइगस नहीं होगी। क्योंकि वाई मेल के अंदर जो है ये अलील एक्स क्रोमोसोम पर होता है, मेल में चूंकि एक ही एक्स होता है तो उसके ऊपर अगर ये अलील आएगा तो व्हाइट कलर जो है वो अपेयर हो जाएगा। लेकिन फीमेल में अपेयर होने के लिए फीमेल को क्या होना पड़ेगा, होमोजाइगस जो है वो होना पड़े। इसके बाद फिर लास्ट क्रॉस करवाया गया, क्रॉस नंबर 4, जिसको रेसिप्रोकल क्रॉस भी कहा जाता है। अब इस रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब क्या, उलट क्रॉस करवाया जाएगा। रेसिप्रोकल क्रॉस में क्या किया गया, व्हाइट आई जो फीमेल, अब ये जो व्हाइट आई फीमेल यहाँ पे प्रोड्यूस हुई है इनको लिया गया, व्हाइट आई फीमेल को लिया गया, डेट इज XW, इनका क्रॉस करवाया गया किसके साथ, रेड आई मेल के साथ। ठीक है, रेड आई मेल के साथ जो है वो क्रॉस करवाया गया। तो हमारे पास अब जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास दो गेमीट्स बनेंगे, XW, यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, XW+ और वाई। तो हम अगर हम पुनट स्केल ड्रा करते हैं, रैंडम फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, तो हमारे पास जो रिजल्ट होगा डेट इज XW+XW, XWY, XW+XW और XWY। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, रेड आई फीमेल है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, व्हाइट आई मेल है, यहाँ भी व्हाइट आई जो है वो मेल है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, डेट इज रेड आई फीमेल। अगेन हमारे पास यहाँ पर 50-50 रेशो जो है वो शो हो रही है। सो ये जो थॉमस हंट मॉर्गन की ये जो 4 एक्सपेरिमेंट्स थे, इससे ये कंक्लूजन निकाला गया कि बॉडी के अंदर कुछ ऐसे करेक्टर्स भी होते हैं जिनको कंट्रोल करने वाले जो अलील्स होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम। यूं सेक्स लिंकेज का कॉन्सेप्ट जो है वो सामने आया, जिसके बाद एक्सपेरिमेंट करने पर पता चला कि बॉडी में बहुत सारे जो अलील्स होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम पर तो होते ही होते हैं, वाई क्रोमोसोम पर भी मौजूद होते हैं, और बहुत सारे जो है वो एक्स और वाई दोनों पर ही जो है वो मौजूद होते हैं। सो इस तरह हमारे पास जो है वो फिर 4 किस्म के जो हमारे पास करेक्टर्स हैं वो शो होते हैं। अगर तो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर डोमिनेंट अलील उसको शो कर रहा है तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, डेट आर नोन एज, अगर एक डोमिनेंट अलील जो है वो एक्स क्रोमोसोम पे मौजूद है तो हमारे पास बन जाएगा एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट। और अगर एक रिसेसिव अलील जो है वो एक्स क्रोमोसोम पे करेक्टर को जो है वो डील कर रहा है तो उसको हम क्या नाम देंगे, डेट विल बी नोन एज एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। और इसी तरह फॉर वाई लिंक्ड भी होगा, सेम जो है वो वाई के लिए भी होगा, वाई लिंक डोमिनेंट ट्रेट और वाई लिंक्ड जो है वो रिसेसिव ट्रेट।
स्टूडेंट हमने यहाँ पे अब जो एक एग्जांपल हमने डिस्कस करनी है वो हमने डिस्कस करनी है हीमोफीलिया की। हीमोफीलिया जो है ये एक रेयर ब्लड डिसऑर्डर है। इसका पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ये जो करेक्टर है एक नेगेटिव करेक्टर है, ये किस तरीके से फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इनहेरिट होगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि ये जो ट्रेट है ये क्या है, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। इसका मतलब ये है कि ये जो हीमोफीलिया है इसका जो अलील है, एक तो इसको हम कैप स्मॉल लेटर से शो करेंगे, और इसका जो अलील होगा जो स्मॉल लेटर से हम शो कर रहे हैं ये किसके ऊपर मौजूद होगा, ये एक्स क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होगा। मतलब एक्स क्रोमोसोम के ऊपर इसका अलील होगा जो कि हमेशा क्या होगा, रिसेसिव होगा। तो ये जो केस होगा हमारे पास, ये किस चीज को शो कर रहा होगा, ये हीमोफीलिया कंडीशन को जो है वो शो कर रहा होगा। इट शोज कंडीशन ऑफ हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया की इनहेरिटेंस के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि टाइटल के अंदर ही मौजूद है कि जो हीमोफीलिया है ये क्या है, ये बेसिकली एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव जो है वो ट्रेट है। अब हीमोफीलिया में होता क्या है कि जो पेशेंट ब्लड होता है, पेशेंट्स इस बीमारी में होता क्या है कि जो पेशेंट्स ब्लड है क्लॉट, ठीक है, पेशेंट का जो ब्लड है क्लॉट नहीं हो पाता, पेशेंट ब्लड फेल टू क्लॉट, वो क्लॉट नहीं हो पाता। अब इसकी वजह क्या होती है, इसकी वजह होती है कि उस पेशेंट के ब्लड के अंदर जो है वो क्या है, दैट इज दैट इज कंप्लीट एब्सेंस, ठीक है, कंप्लीट एब्सेंस और मैल फंक्शन ऑफ, प्रॉपर तरीके से फंक्शन परफॉर्म ना करना किस चीज का, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। स्टूडेंट याद रखिएगा हमारे ब्लड के अंदर जो है कुछ ब्लड को क्लॉट करने वाले फैक्टर्स होते हैं। जब वो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स मैल फंक्शन हो जाते हैं, मतलब प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते, या अगर किसी वजह से वो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हमारे ब्लड में मौजूद नहीं होते, तो उसका नतीजा क्या निकलता है कि हमारा जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं हो पाता। और इवन आफ्टर इंजरी, इसका फिर नतीजा क्या होगा कि एक छोटी सी इंजरी के बाद भी जो ब्लड है, जो ब्लीडिंग है वो कंटिन्यू रहेगी, जो एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन का बायस जो है वो बन सकती है। और ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं अक्सर आफ्टर एक्सीडेंट जो है, जब ब्लड लॉस एकदम से होता है या ड्यूरिंग ऑपरेशन जो है कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और इनकी डेथ भी जो है वो हो सकती है। तो हीमोफीलिया एक ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट का जो ब्लड है वो प्रॉपर तरीके वो क्लॉट नहीं हो पाता। क्लॉट ना होने की वजह क्या होती है, स्टूडेंट के ब्लड के अंदर या तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स एब्सेंट हैं, या फिर वो प्रॉपर तरीके से जो है वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहे। अब इस हवाले से अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो है ना हीमोफीलिया की स्टूडेंट तीन टाइप्स हमारे पास जो है वो अभी तक मौजूद है। एक हमारे पास होती है हीमोफीलिया ए है, इसी तरह हमारे पास जो सेकंड टाइप है वो हीमोफीलिया बी है, और जो थर्ड टाइप है हमारे पास वो हमारे पास है डेट इज हीमोफीलिया सी। अब ये जो तीन टाइप्स हैं हमारे पास, हीमोफीलिया ए बी और सी, इसमें जो हीमोफीलिया ए है, हीमोफीलिया ए के 80% जो पेशेंट्स होते हैं वो हमें हीमोफीलिया ए के जो है वो मिलते हैं। हीमोफीलिया बी के जो है वो 20% जो है वो चांसेस होती है, जबकि जो हीमोफीलिया सी है इसके जो चांसेस है वो बहुत ही कम होते हैं, डेट इज लेस देन 1%। अच्छा, हीमोफीलिया ए की अगर हम बात करें तो हीमोफीलिया ए जो है ये किस वजह से होती है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फैक्टर 8। अगर फैक्टर 8 में कोई मैल फंक्शनिंग हो जाती है या फैक्टर ए एब्सेंट हो जाता है तो वो हीमोफीलिया ए का बायस बनता है। अगर फैक्टर नंबर जो है 9 जो है वो मिसिंग होता है तो उसकी वजह से हीमोफीलिया बी होता है। और अगर फैक्टर नंबर 11 जो है वो नहीं बन पाता या वो मेल फंक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होगा, हीमोफीलिया सी हो सकती है। अब याद कीजिएगा इसमें जो हीमोफीलिया ए और बी जो हैं ये इनके जो फैक्टर्स हैं इनको बनाने वाले जो अलील्स हैं वो एक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। सो हीमोफीलिया ए और बी यहाँ पर क्या है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। जबकि हीमोफीलिया सी जो है इसका जो अलील होता है वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम पर पाया जाता है, ऑटोसोम से पाया जाता है। सो ये हमारे पास क्या है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। ठीक है। अच्छा, याद कीजिएगा स्टूडेंट जितने भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स होते हैं ये ज्यादातर जो हैं दे अकर मोर इन मेल्स, ये ज्यादातर क्या करते हैं, मेल्स को अफेक्ट करते हैं देन फीमेल्स। ठीक है, फीमेल जो है ये तब ही अपेयर होंगी, इस बीमारी का शिकार होंगी व्हेन शी इज होमोजाइगस। ठीक है, तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स जो हैं याद रखिएगा ये क्या करते हैं, दे अफेक्ट मोर मेल्स देन फीमेल्स। अच्छा, इसके अलावा अगर हम याद रखें एक्स लिंक्ड रिसेसिव जो है ये हमेशा जिग जैग मैनर में जो है वो मूव करते हैं। अब जिग जैग मैनर का मतलब होता है कि ये क्या करते हैं, ये ग्रैंड फादर से जाते हैं टू कैरियर मदर, और कैरियर मदर से जाते हैं टू ग्रैंड सन।
ठीक है। जैसे यहाँ पर एक पेडिग्री दी गई है, अब इस पेडिग्री में लेट से ये हमारे पास जो है ये कपल है, ठीक है। अब इस कपल के अंदर जो है हमारे पास ये मेल है, याद रखिएगा, जो रेड कलर है वो डिजीज को शो करेगा और जो ग्रीन कलर है वो नॉर्मल को शो करेगा। और पेडिग्री के अंदर, इनहेरिटेंस के अंदर जो बॉक्स होता है वो हम मेल के लिए शो करते हैं और जो सर्कल होता है वो हम फीमेल के लिए शो करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये मेल है तो ये हमारे पास क्या होगा XY, और ये हमारे पास फीमेल है तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या होगी XX। तो सबसे पहले तो हम क्रोमोसोम्स जो है वो यहाँ पर सारे मेंशन कर लेते हैं। ये हम क्रोमोसोम बना रहे हैं, मेल है तो XY होगा, और अगर फीमेल है तो अल्टीमेटली जो है वो यहाँ पर XX जो है वो मौजूद होगा। ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अलील की, अब देखिए ये हमारे पास क्या है, अफेक्टेड है, तो यहाँ इसका मतलब है यहाँ पर एक्स के ऊपर क्या मौजूद है, स्मॉल एच जो है वो मौजूद है। ये नॉर्मल है, इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास जो है ये क्या है, होमोजाइगस है। ठीक है, होमोजाइगस है। अब सन यहाँ पे नॉर्मल है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, कैपिटल एच होगा। याद रखिएगा जो सन है वो अपने फादर से हमेशा वाई क्रोमोसोम इनहेरिट करता है, जबकि एक्स क्रोमोसोम जो है वो कहाँ से ले रहा होता है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कैपिटल एच आना है, वो कहाँ से इनहेरिट करता है, फ्रॉम मदर। ठीक है, और जो डॉटर होती हैं वो एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो इनहेरिट करती हैं अपने फादर से, जबकि जो दूसरा एक्स क्रोमोसोम है वो इनहेरिट कर रही होती हैं कहाँ से, अपनी मदर से। अब यहाँ पर ये जो सर्कल लगा हुआ है इसका मतलब यहाँ पे जो फीमेल हैं, जो इनकी डॉटर हैं वो क्या है, वो कैरियर है। कैरियर का मतलब क्या है, एक एक्स क्रोमोसोम आएगा फादर से जो कि अफेक्टेड वाला है, जबकि दूसरा क्या है, नॉन। अब यहाँ पे जो ये जो डॉटर होंगी, क्योंकि इनमें एक डोमिनेंट अलील मौजूद है जो अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा, जिसकी वजह से ये रिसेसिव अपने आप को शो नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से ये जो फीमेल हैं ये बाजारी क्या होंगी, नॉर्मल होंगी, लेकिन इनके अंदर क्या है, हीमोफीलिया वाला अलील मौजूद है, जिसको ये क्या करेंगे, अपनी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जो है वो सेंड करेंगे। अब यहाँ पे मेल अगेन अफेक्टेड है, तो इसका मतलब यहाँ पर इनके पास जो है वो क्या है, डेट इज XH। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल ये डॉटर है, ये क्या करती है, ये मैरी कर लेती हैं एक ऐसे मेल से जो कि क्या है, हीमोफिलिक है, अफेक्टेड है। तो फिर क्या होंगे, चांसेस होंगे, अब यहाँ पर हमारे पास ये नॉर्मल है, ये हमारे पास क्या है, कैरियर है, तो इसका मतलब ये कैपिटल होगा, एक स्मॉल होगा, ये नॉर्मल है कैपिटल होगा, और ये small। तो यहाँ पर आप देखें कि डिजीज जो है यहाँ पर ये हमारे पास होंगे ग्रैंड सन। ठीक है, इनमें ये कहाँ से आ रहा है, अलील ये आ रहा है मदर से। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था सन हमेशा फादर से क्या करता है, वाई क्रोमोसोम को ही इनहेरिट करता है। तो याद रखिएगा जितने भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स होंगे वो जिग जैग मैनर में मूव करते हैं, फ्रॉम ग्रैंड फादर टू फ्रॉम ग्रैंड फादर टू कैरियर मदर एंड देन टू ग्रैंड सन। तो ये जितने भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स होते हैं वो जिग जैग मैनर के अंदर ही जो है वो मूव करते हैं। जी, तो स्टूडेंट नेक्स्ट हम एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं, इनहेरिटेंस के जो हैं। इसमें सबसे पहले जो एमसीक्यूज जो पास पेपर में पूछा गया है वो है जी, द कलर फिनोटाइप ऑफ ग्रेन इज द सम ऑफ इंडिविजुअल इफेक्ट्स ऑफ हाउ मेनी अलील्स। तो इसमें हमारे पास जो अलील्स आ जाएंगे डेट आर 6 अलील्स। इसमें हमारे पास टोटल 6 अलील्स आ जाएंगे, जीन्स हमारे पास 3 होंगे, A B और C जो हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द कैरियोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल इज द नंबर एंड टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, ऑफ एन इंडिविजुअल इज द, तो यहीं पर हमारा आंसर मौजूद है, नंबर एंड टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट हमारे पास है द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ अ जीन ऑन अ क्रोमोसोम, तो उसको हमने क्या नाम दिया था, लोकस का नाम दिया था। ह्यूमन स्किन कलर इज गुड एग्जांपल ऑफ व्हाट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, तो दैट इज polygenic inheritance because it is controlled by multiple genes. Next है, what is the total number of genes in a population is called, तो total number of gene in a population is known as gene pool. Locus stand for the position of a gene। ठीक है, लोकस जो है इट स्टैंड्स फॉर पोजीशन ऑफ अ जीन ऑन अ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ए जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, जो कि यहाँ पर एमसीक्यूज में ऑलरेडी जो है वो दिया जा चुका है बाय मिस्टेक। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज द रीजन ऑफ क्रोमोसोम और लेंथ ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल दैट हैज अ पार्टिकुलर रोल, दैट इज कॉल्ड जीन। ठीक है, होमोजाइगस मींस हैविंग टू आइडेंटिकल, तो होमोजाइगस का जो मतलब है वो क्या है, हैविंग टू आइडेंटिकल अलील्स ऑफ अ जीन, हैविंग टू आइडेंटिकल अलील्स ऑफ अ जीन। नेक्स्ट हमारे पास है इन जेनेटिक्स व्हाट डज द टर्म लोकस रेफर टू द क्रोमोसोम, दैट इज, तो लोकस से मुराद होती है क्रोमोसोम, जीन, क्रोमोसोम पर जीन की पोजीशन। व्हाट टाइप ऑफ अलील बोथ हैव एन इफेक्ट ऑफ द ऑन द फिनोटाइप ऑफ ए हेटेरोजाइगस genotype, so that is known as codominance. When both alleles of a gene are same, the organism is said to be, जब एक जीन के दोनों allele सेम होगा तो उसको हम क्या नाम देंगे, that is called homozygous. What is a phenotype? What is a phenotype? Phenotype हमारे पास क्या होती है, the form of appearance of a trait. Next हमारे पास है self fertilization of F1 dihybrids, कि अगर हम F1 का F1 के साथ क्रॉस करवाते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, देखिए जी हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो आता है F2 में 9 × 3 × 3 × 1। इसमें ये हमारे पास जो है वो होमोजाइगस होता है डोमिनेंट के लिए, ये हमारे पास होता है होमोजाइगस रिसेसिव के लिए। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 9/16 टॉल और राउंड, क्योंकि ये हमारे पास डोमिनेंट है, और 1/16 होगा ड्वार्फ,
और हमारे पास जो है वो राउंड, जो कि हमारे पास क्या है, डेट इज, वो हमारे पास क्या है जी, डेट इज हमारे पास ये है, डेट इज रिसेसिव कंडीशन, ठीक है, डेट इज रिसेसिव। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर बनता है वो फिल वक्त यही बनता है। नेक्स्ट है जी, एज अ रिजल्ट ऑफ क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ अ ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट विद पर्पल कलर फ्लावर्स विद अ ट्रू ब्रीडिंग व्हाइट कलर, तो पर्पल कलर को हम व्हाइट कलर के साथ जो है वो क्रॉस करवाएंगे, व्हाट विल बी द ऑफस्प्रिंग्स फ्लावर्स लुक लाइक, तो वो किस टाइप के होंगे, डेट विल बी ऑल पर्पल, क्योंकि उसमें जो पर्पल कलर है वो क्या होगा जी, डोमिनेंट होगा। इन विच सिचुएशन आर जीन्स नॉट असॉर्टेड इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग मियोसिस ऑन अ क्रोमोसोम, व्हेन जीन्स आर लिंक्ड एंड देयर लोसाई आर क्लोज टू ईच अदर। हमने पढ़ा था जब जीन्स आपस में लिंक होंगे, टाइटली लिंक होंगे और करीब करीब होंगे, तो अल्टीमेटली वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को जो है वो ओबे नहीं करेंगे। हमने टॉपिक पढ़ा था जीन लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर में। नेक्स्ट है व्हेन फिनोटाइप ऑफ अ हेटेरोजाइगोट इज बिटवीन, तो हमारे पास क्या होगी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नेक्स्ट है जी, प्योर ब्रीडिंग पी प्लांट विद राउंड एंड रिंकल सीड शेप्स वर क्रॉस्ड एंड ऑल ऑफस्प्रिंग वर फोन टू बी राउंड, द रिजल्ट दैट इज डोमिनेंट। सारे राउंड है, इसका मतलब राउंड जो है वो डोमिनेंट है, ओवर रिंकल तो डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप है, इसको आप कंप्लीट डोमिनेंस भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है जी, द कंडीशन इन विच हेट्रोजाइगोट हैज अ फिनोटाइप इंटरमीडिएट, तो अगेन हमारे पास आ जाएगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नेक्स्ट है व्हाट आर डिफरेंट एलील्स ऑफ अ जीन दैट आर बोथ एक्सप्रेस्ड इन ए हेट्रोजाइगस कंडीशन, तो हमारे पास आ जाएगा को डोमिनेंस। व्हेन टू और मोर allele do not show complete dominance और both alleles are expressing independently in a heterozygous condition, तो ये अगेन हमारे पास क्या आ जाएगी, कोडोमिनेंस आ जाएगी। ब्लड ग्रुप ए भी हमने पढ़ा था, किसकी एग्जांपल है, ये हमारे पास कोडोमिनेंस की एग्जांपल है। व्हाट हैपेंस इन कंप्लीट डोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस में क्या होता है जी, एक जो अलील होता है वो कंप्लीटली डोमिनेट हो जाता है दूसरे के ऊपर, तो बी यहाँ पर जो है वो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। द जीन्स ऑफ ब्लू ऑप्सिन जो है, इसका जीन कहां पर होता है जी, इसका जीन हमारे पास होता है जी ऑटोसोम 7 पर, क्रोमोसोम नंबर 7 पर। अल्बिनिज्म का जीन कहां पर होता है जी, इसका होता है जी क्रोमोसोम 11 पर, ये आपने स्टूडेंट याद रखना है। हाउ मेनी लिंकेज ग्रुप्स आर देयर इन ह्यूमन, स्टूडेंट याद होगा मैंने बताया था लिंकेज ग्रुप्स डिपेंड करते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर पर, तो ह्यूमन बीइंग में टोटल होमोलोगस पेयर कितने होते हैं, 23, तो लिंकेज ग्रुप्स की तादाद भी क्या होगी, 23। द चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन लोसाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना क्रॉसिंग ओवर के चांसेस भी ज्यादा होंगे, और जितना डिस्टेंस कम होगा क्रॉसिंग ओवर के चांसेस भी कम होंगे। वट इज ट्रू अबाउट पैटर्न बार्डनेस, ठीक है, हमारे पास क्या है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है, किसमें, मेल के अंदर। व्हेन अ डिजीज इज ट्रांसमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम फादर टू सन, तो वो होती है वाई लिंक्ड, ठीक है, क्योंकि वाई क्रोमोसोम डायरेक्ट फादर से सन में इनहेरिट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप विल बी हीमोफिलिक, इसमें कौन सी जीनोटाइप जो है वो हीमोफिलिक होगी, तो हमारे पास हीमोफिलिया हमने पढ़ा था एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, तो ये हमारे पास क्या है, दैट इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट इन ह्यूमंस, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें कलर ब्लाइंडनेस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, यहाँ पर हमारे पास हीमोफीलिया है, तो हमारे पास हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस ये दोनों क्या है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स है। नेक्स्ट है जी हमारे पास रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस जो है, इसका क्रोमोसोम जो है वो कहाँ पर मौजूद होता है, द जीन फॉर रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, तो ये एक्स क्रोमोसोम पर होता है, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस एक एक्स लिंक्ड ट्रेट है। नेक्स्ट है अ पर्सन वाज मैरिड टू हिज कजन एंड बोथ आर हेट्रोजाइगोट्स, ठीक है, एक कपल है, ठीक है, और दोनों ही कपल जो है वो क्या है, हेट्रोजाइगोट्स हैं फॉर सिकल सेल एनीमिया। अमंग देयर 4 किड्स व्हाट विल बी द प्रोपोर्शन ऑफ अफेक्टेड होमोजाइगोट्स, तो यहाँ पर याद रखना आपने स्टूडेंट कि सिकल सेल एनीमिया जो है ये बेसिकली एक ऑटोसोमल जो है वो रिसेसिव डिजीज है। अब ऑटोसोमल का मतलब है कि ये मेल और फीमेल दोनों में हो सकती है, और रिसेसिव का मतलब ये है कि ये बीमारी सिर्फ तब ही शो होगी जब दोनों अलील्स के ऊपर, जब दोनों अलील्स के ऊपर क्या होगा, व्हेन बोथ अलील्स हैव आर रिसेसिव, जब दोनों अलील्स क्या होंगे, रिसेसिव होंगे, तब ही करेक्टर शो होगा। अब एक हमारे पास ये कपल है, ठीक है, जिसमें एक पर्सन है जिसको हम बॉक्स से शो करेंगे, और एक हमारे पास जो है वो फीमेल, अब दोनों क्या हैं, हेट्रोजाइगस हैं। तो हेट्रोजाइगस का मतलब है कि एक अब चूंकि रिसेसिव है और हेट्रोजाइगस है, तो इसका मतलब एक अलील कैपिटल होगा और एक जो है वो स्मॉल होगा, ये तब ही जो है वो क्या होंगे। अब ये हमारे पास हेट्रोजाइगस कंडीशन बन गई है, असल में ये दोनों ही क्या है, कैरियर्स हैं। अब इनके अगर हम ऑफस्प्रिंग्स बनाते हैं, पहले गैमीट्स हम बना लेते हैं, एक पेरेंट के एक साइड पे बना लिए, दूसरे पेरेंट के हमने दूसरी साइड पे बना लिए, पुनेट स्केयर अगर हम अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए स्मॉल, तो वो पूछ रहा है 4 किड्स होंगे, ये 4 किड्स हैं, व्हाट विल बी द प्रोपोर्शन ऑफ अफेक्टेड होमोजाइगोट, तो स्टूडेंट ये तो हमारे पास है नॉर्मल केस, ठीक है, ये हमारे पास एज लाइक पेरेंट्स कैरियर्स हैं, तो ये हमारे पास है जो डिजीज है होमोजाइगोट डिजीज, तो 1/4 डेट इज 25% जो है वो हमारे पास करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट है इफ अ कैरियर हीमोफिलिक फीमेल मैरिड टू अ हीमोफिलिक मेल, ठीक है, एक्स एच
एक्स स्मॉल एच मैरिड कर रही हैं किससे, एक हीमोफिलिक मेल के साथ। तो प्रोपोर्शन हमने निकालना है इनके चिल्ड्रंस के अंदर, तो सिंपली पुनेट स्केयर अप्लाई करेंगे। जो एक पार्टनर है उसके गेमीट एक साइड पे लिख लेंगे, जो दूसरा पार्टनर है उसके गेमीट्स हम दूसरे साइड पे लिख लेंगे, पुनेट स्केयर अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास क्या होगा, एक्स कैपिटल एच स्मॉल एच, एक्स कैपिटल एच वाई, एक्स स्मॉल एच, एक्स स्मॉल एच, इसी तरह एक्स स्मॉल एच और वाई। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या होंगी, ये हमारे पास होंगी नॉर्मल फीमेल, ये हमारे पास क्या होंगे नॉर्मल मेल, ठीक है। ये हमारे पास क्या होंगी अफेक्टेड फीमेल, और ये हमारे पास क्या होंगे अफेक्टेड मेल। तो 50-50% जो है यहाँ पे चांस है, मतलब जो हमारे पास जो कैरियर फीमेल है, आप देखें यहाँ पर हमारे पास ये अफेक्टेड मेल है, अफेक्टेड फीमेल है, ये हमारे पास क्या है अफेक्टेड मेल है, ये हमारे पास क्या है ये नॉर्मल मेल है, और ये हमारे पास क्या है नॉर्मल फीमेल है, ठीक है। तो 50-50 जो है वो हमारे पास क्या होंगे चांस होंगे, 50-50 जो है। अब यहाँ पे देखें, टू फीमेल था उनमें वन जो है वो क्या है अफेक्टेड है, टू मेल है तो उनमें वन क्या है अफेक्टेड, तो यहाँ पे फीमेल्स एंड मेल्स है बोथ हैव 50% चांस ऑफ गेटिंग हीमोफीलिया, 50-50% जो है वो चांस होगा, क्योंकि फोर में से टू जो है वो क्या है अफेक्टेड है। तो ये हमारे पास जो है वो यहाँ पर कॉम्बिनेशन जो है वो बन रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है जी हीमोफीलिया ए एंड बी, कलर ब्लाइंडनेस एंड टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन। ये सारे के सारे क्या हैं एग्जांपल हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट की। विच ट्रेट आर मोस्ट लाइकली टू अफेक्ट मैन मोर देन वुमेन, तो वो हमारे पास होते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स, एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स वो हमारे पास एमसीक्यूज थे जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड जो है वो एमसीक्यूज में पास पेपर में पूछे। करेक्शन करते जाइएगा, यहाँ पे नॉर्मल लिख दिया, यहाँ पर देखें एक ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, तो ये फीमेल बता रही नॉर्मल होंगी लेकिन ये कैरियर होंगी, तो ये है कैरियर फीमेल, यहाँ पे आएगा कैरियर फीमेल। तो इस हिसाब से जो हमारे पास फिर करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट डेट इज बी, ठीक है। कैरियर फीमेल होंगी 25%, फिर जो हीमोफिलिक फीमेल होंगी 25%, नॉर्मल मेल 25% और हीमोफिलिक मेल 20, ये 25% बनेगा। तो बी यहाँ पर जो है वो हमारे पास करेक्ट आंसर है।